अब हम लोग बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन पर कुछ आसान से सम्स देखते हैं। हमें गिवन है बच्चों कि कोई पार्टिकल शुरुआत में किसी पॉइंट O पर प्लेस्ड है। कोई पार्टिकल है बच्चों जिसका मास आपको दे रखा है 2 kg, जो कि पॉइंट O पर प्लेस्ड है। उसे बच्चों OA डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई। OA डायरेक्शन में उसे 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई है और इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन OB में, इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन OB में बच्चों इस पर 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। इस पर 4 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है अलोंग डायरेक्शन OB विच इज़ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू OA। हमें बच्चों यहाँ पर 10 सेकेंड्स के बाद 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और 10 सेकेंड में बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट भी एवेल्यूएट करना है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। अ पार्टिकल इज इनिशियली एट O, is imparted a constant velocity 3 मीटर पर सेकंड along डायरेक्शन OA। आप OA के परपेंडिकुलर उस पर एक फोर्स लगा रहे हो 4 न्यूटन का OB डायरेक्शन में। हमें बच्चों 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछी है। आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दीजिए बच्चों और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, इस केस में हम यहाँ पर मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, अब देखिए आपने वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में और फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा पार्टिकल ना तो ऐसा जाएगा ना ऐसा जाएगा, वो तो इन दोनों के बीच में कहीं जाएगा, इस तरह से कुछ जाएगा। भाई इनिशियल वेलोसिटी यू हैव इम्पार्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स इज बीइंग एक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, तो ना तो बॉडी सीधी जाएगी ना बॉडी ऊपर जाएगी, बॉडी तो उनके बीच में से कहीं होते हुए जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर वी आर रिजॉल्विंग इट्स मोशन अलोंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैं इसके गति को दो लंबवत दिशाओं में तोड़ लेता हूं। एक मैं मान लेता हूं बच्चों एक्स एक्सिस, ये सपोज एक्स एक्सिस ले लिया, ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बच्चों, जब भी कभी कोई बॉडी एक प्लेन में मोशन करे तो आप हमेशा उसके मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए। आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चों, 3 मीटर पर सेकंड, बिकॉज यू पीपल सी दैट दिस वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हैज बीन इम्पार्टेड एग्जैक्टली अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो वेलोसिटी दी गई है बच्चों 3 मीटर पर सेकंड की, ये एग्जैक्टली अलोंग एक्स एक्सिस ही दी गई है। Initial velocity along x axis is this, along y axis is this। x axis की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, y axis की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। भाई दिस इज द वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब बारी आती है बच्चों एक्सीलरेशन की, तो देखिए आपने जो भी कुछ फोर्स लगाया है वो अलॉन्ग y एक्सिस लगाया है। जो भी फोर्स उस पर लग रहा है बच्चों वो y एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, x एक्सिस की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और अगर x एक्सिस की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो x एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। जैसा क्वेश्चन की शुरुआत में कहा भी गया कि इट हैज इम्पार्टेड द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड हैज बीन इम्पार्टेड टू दिस, कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई है। एंड इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट अनडाउटेडली चेंज इन वेलोसिटी इज 0, एंड इफ चेंज इन वेलोसिटी इज 0 एक्सेलरेशन इज 0। सो इन दिस सिचुएशन बच्चों ax की वैल्यू होगी 0। इस सिचुएशन में बच्चों ए वाई का जहां तक सवाल है तो ए वाई क्या होगा, भाई एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन होता है बच्चों फोर्स अपॉन मास, तो ये हो जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई आपने वेलोसिटी दी ऐसी इनिशियल, भाई आपने जो वेलोसिटी दी है 3 मीटर पर सेकंड वो एक्जैक्टली अलॉन्ग एक्स एक्सिस दी है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो गई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतनी हो गई। और रही बात एक्सेलरेशन की तो वो कितना बच्चों, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दी गई है वो कांस्टेंट दी गई है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन 0। और रही बात वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो वो फोर्स अपॉन मास से हो गया बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों। v इक्वल्स टू हमने देखा जाए तो बच्चों पहले v इक्वल्स टू u प्लस ए टी मैं लगाता हूँ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अलग काम करेंगे तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। और रही बात यू एक्स की बच्चों तो वो देखिए कितना है 3 है, वो कितना बच्चों 3 है। और रही बात ए एक्स की तो वो है 0, टाइम है 10, सॉल्व करेंगे बच्चों वो तो आ रहा है 3। और रही बात वी वाई की तो वी वाई है बच्चों यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। और यू वाई के बारे में अगर देखा जाए बच्चों तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं दी गई थी। जो आपने वेलोसिटी दी थी 3 मीटर पर सेकंड वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दी थी, तो ये तो हो गया 0। और ए वाई के बारे में बात करें तो बच्चों वो है 2 और टाइम आपको दे रखा है 10।
सो इस तरीके से बच्चों दिस वुड बी 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड. सो नेट वेलोसिटी वुड बी अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. नेट वेलोसिटी जो आएगी बच्चों वो अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आएगी. और ये लीजिए साहब, ये हो गया 3 और ये हो गया 20. और इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए अगर आप निकालने में इंटरेस्टेड, अदरवाइज ये भी सफिशिएंट आंसर है. सो आई वुड से वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड वुड बी अंडर द रूट ऑफ 409 मीटर पर सेकेंड. Now it comes to the case of displacement, and when we want to calculate displacement, I will go for applying this second equation of motion, which says that s equals to u into t plus half a t square. Now what about velocity? x axis के along displacement देखें तो x equals to क्या होगा बच्चों, u x t plus half a x t square. अभी ux कितना है बच्चों, यहाँ पर ux जो है वो है 3. भाई आपने जो वेलोसिटी दी है वो 3 दी है, और टाइम कितना बच्चों 10 है, प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 10. सॉल्व करेंगे बच्चों. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ये 10 सेकेंड के बाद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आ गया. और रही बात वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो होगा बच्चों यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा. और रही बात बच्चों यू वाई की, तो यू वाई कितना है यहाँ पर, नो वेलोसिटी वाज इम्पार्टेड अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी. जो वेलोसिटी दी गई थी वो पूरी तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग दी गई थी. और टाइम कितना बच्चों 10 सेकेंड, हाफ ए वाई की वैल्यू इतनी, टाइम की वैल्यू इतनी. अभी इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 से 2 कैंसल होकर दिस वुड बी 100 मीटर. सो नेट डिस्प्लेसमेंट कैन बी एवल्यूएटेड यूजिंग दिस रिलेशन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा बच्चों अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और इस तरीके से हमारे पास में ये 30 स्क्वायर और ये 100 स्क्वायर. और फर्दर आप इसको जो सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए बच्चों. यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए बच्चों कुछ इतना आना चाहिए. होप मैंने कैलकुलेशन सही करे भाई. इसमें से भी 10, इसमें से भी 10 कॉमन निकाल के बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा और वो रूट 109 मीटर आ जाएगा. मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों. देखिए एक बात तो बिल्कुल आप दिमाग में चिपका लीजिए अच्छी तरीके से. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ प्लेन देन इट इज वेरी मच कन्वीनियंट फॉर अस टू रिजॉल्व इट्स मोशन अलोंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड देन मूव अहेड. आपसे बोला है कि बच्चों किसी बॉडी को हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी है 3 मीटर पर सेकंड. भाई अलोंग डायरेक्शन ओ ए मैंने वेलोसिटी दी है इतनी, कांस्टेंट वेलोसिटी दी है. और जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी दी है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों उस पर एक कांस्टेंट फोर्स 4 न्यूटन का लगाया जा रहा है. और कांस्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर दैट बॉडी, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर. हमसे पूछा है बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, हमसे पूछा है बच्चों उसकी वेलोसिटी बताइए. तो देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इतनी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इतनी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इतना, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इतना. ये कुछ आ गया भाई. आपने पूरी वेलोसिटी जो दी है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दी है, तो यू एक्स की वैल्यू तो इतनी हो गई. वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है इसलिए यू वाई 0. एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बच्चों 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन आ गया. एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास. सो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा, इस तरीके से वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगी. और इसी तरीके से वी वाई आ जाएगा, नेट वेलोसिटी कुछ इस तरह से आ जाएगी आपके पास में. अब बच्चों आज बारी आती है जब डिस्प्लेसमेंट की, देन अगेन आई एम सेइंग आप उसके मोशन को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लीजिए. तो हमारे पास में बच्चों ये इक्वेशन होती है. इसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए देखा जाए तो ऐसा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में देखा जाए ऐसा. वी हैव कैलकुलेटेड डिस्प्लेसमेंट अलोंग बोथ द म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड देन नेट डिस्प्लेसमेंट वुड बी गिवन बाय अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एनीवेज, तो ये क्वेश्चन था बच्चों. अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पर, किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पर बच्चों 40√2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंपार्ट करी. अ बॉडी इज थ्रोन विद दिस वेलोसिटी एट द गिवन एंगल. Calculate its velocity, its displacement and direction of motion after 3 seconds. After 3 seconds from the instant of projection.
आपको क्या बोला बच्चों, हमने हॉरिजॉन्टल के साथ में इतने डिग्री के एंगल पर इतनी वेलोसिटी दी है किसी ऑब्जेक्ट को, आपको बच्चों 3 सेकंड्स के बाद, 3 सेकंड्स के बाद में आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना, और आपको बताना है बच्चों उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आ रही बच्चों, ईमानदारी इसी बात में रहेगी कि हम जो है वीडियो को पॉज करके करें। केवल हम देखते चलेंगे वीडियो तो उससे हमारा काम नहीं होगा, हमें समझना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या करा बच्चों, हमने यहाँ पर ये करा कि ये जो है साहब इसे फेंका इस तरह से कुछ, ये देखिए इस तरह से कुछ डायग्राम दिया गया है कि आपने साहब उसको हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री के एंगल पर 40√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी है। ये डायग्राम है बच्चों, मैं एक बार फिर से इसका डायग्राम फिर से बनाए देता हूँ। ये लीजिए साहब, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमने इसको ऐसा कुछ दिया है, ये 45 डिग्री के एंगल पे फेंका है आपने, कितनी वेलोसिटी से, 40√2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। आपसे पूछा है बच्चों 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वही घिसा पिटा सा काम करते हैं, इसके मोशन को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। अभी मैं ux की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों, तो वो होती है u cos थीटा, ux की वैल्यू u cos थीटा, और u cos थीटा से ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 40√2 cos 45, ये 40√2 है बच्चों, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, और √2 से √2 कैंसल हो जाने पर दिस वुड बी 40 मीटर पर सेकेंड। और रही बात बच्चों uy की, तो uy होगा बच्चों u sin थीटा, और u की वैल्यू जहाँ तक है बच्चों दैट इज 40√2 एंड दिस इज sin 45। ये 40√2 और sin 45 की वैल्यू कितनी बच्चों, sin 45 की वैल्यू 1/√2, और √2 से √2 कैंसल बच्चों, दिस वुड गिव यू 40 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज uy, ये आपके पास में ux और ये आपके पास में uy आ गया बच्चों। हमारे पास में x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटीज हैं, ये इनिशियल वेलोसिटीज हैं। और रही बात एक्सेलरेशन की, तो बच्चों जब बॉडी एयर में आएगी तो उस पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो होगा ग्रेविटेशन का, विच ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड। केवल उस पर एक ही फोर्स लगता है बच्चों, वो ग्रेविटी का, और कोई फोर्स उस पर नहीं लगता। और जब अगर उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो लाजमी है बच्चों एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों, वो होता है -10। क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेचुरल सी बात है नेगेटिव हो जाएगी। तो ए वाई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। एनीवेज अभी बारी आती है बच्चों Vx की, तो Vx इक्वल टू क्या होता है, Vx इक्वल टू होता है Ux प्लस AXT। ये लीजिए भाई Vx की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वो होगी Ux प्लस AXT, और Ux का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, 40 आई थी भी थोड़ी देर पहले, दैट इज ओके। और Ax का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो है 0, टाइम की वैल्यू 3 सेकंड, सॉल्व करेंगे बच्चों ये आ जाएगी 40। और जहां तक हम जानते हैं बच्चों, चूंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए एक बात तो कंफर्म्ड कही जा सकती है कि साहब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी दैट वुड रिमेन अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट वॉन्ट बी चेंज। भाई इनिशियली 40 थी, थ्रू आउट द जर्नी इट वुड रिमेन 40। और रही बात बच्चों वी वाई की, तो वी वाई इक्वल टू होगा बच्चों यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अभी यू वाई कितना बच्चों 40, और ए वाई का जहाँ तक सवाल है बच्चों वो है -10, और टी की वैल्यू 3 सेकेंड, वी यू वाई ए वाई इंटू टी। अब इसको हम सॉल्व करें बच्चों तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 10। होप मैंने जो कैलकुलेशन करे हैं बच्चों वो सही करें। अगर मैं कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा बच्चों, हम फंडामेंटली सही चलेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अभी देखिए v इक्वल टू कितना होगा बच्चों, √(v x² प्लस वी वाई स्क्वायर। अभी Vx कितना बच्चों, अभी Vx के बारे में बात करी जाए तो वो है 40, जहाँ तक Vy की बात है बच्चों तो वो है 10। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, दिस वुड बी 10√17 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एग्जैक्टली आफ्टर 3 सेकेंड्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द प्रोजेक्शन।
ये एक बच्चों वेलोसिटी आ गई। उसके बाद में बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। एंड टू एवल्यूट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, आई नीड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा साहब यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अभी यू एक्स की वैल्यू कितनी, अभी यू एक्स की वैल्यू अगर हम देखें बच्चों तो ये है कितनी 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 साहब, वो है 40, टाइम है 3 सेकेंड प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 3, टाइम की वैल्यू 3 है बच्चों। यहाँ पर t की वैल्यू 3 रख दी, ए एक्स की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 3 रख दी। जब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये हमारे पास में आएगा कितना, 120 मीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स अक्ष की दिशा में बच्चों सॉल्व करने पर विस्थापन आ गया। होप समझ में आया होगा। और रही बात वाई एक्सिस की डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की, तो बच्चों वाई एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और यू वाई कितना है बच्चों, यहाँ पर यदि मैं यू वाई के बारे में बात करता हूँ तो वह आएगा 40। यू वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, यू सॉल्व दिस यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू 40 इंटू टाइम। टाइम कितना बच्चों, टाइम है यहाँ पर 3 सेकेंड। 40 इंटू 3 प्लस ए वाई की वैल्यू -10 और टाइम की वैल्यू बच्चों 3 सेकेंड। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, यू वाई की वैल्यू कितनी है 40, टाइम की वैल्यू कितनी है 3 प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी -10 और टाइम की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 3 सेकेंड। सो यू विल फाइंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये तो हो गया बच्चों 120, 40 दिया 120 हो गया। और यहाँ पर यदि हम देखें तो बच्चों 5 इंटू 9 यानी कि 45 और इस तरीके से बच्चों दिस वुड बी 75 आएगा। भाई ये 2 से 10 जाएगा 5 टाइम्स, 5 9s are 45, solving this will give us 75 meter. So this is the displacement along x axis and that was the displacement along y axis. As far as net displacement is concerned बच्चों, it is given by under the root of x square plus y square, under the root of x square plus y square. And what about x, x की वैल्यू बच्चों 120 और y की वैल्यू बच्चों 75। x की वैल्यू है 120, y की वैल्यू है 75। स्क्वायर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मेरे ख्याल से बच्चों इसमें से 15 बाहर आ जाएगा और 8 का स्क्वायर यानी कि 64। 15 8 जा 120 होता है और 64 हो जाएगा और उधर 25 हो जाएगा। 64 और 25 मतलब कि 89 मीटर। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दूं तो अपना बड़ा भ्राता समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे क्षमा की उम्मीद करता हूं। कोशिश ये रहेगी कि मैं कभी भी कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ना करूं, कोई फंडामेंटल कोई लॉजिकल मिस्टेक ना करूं। कैलकुलेशन मिस्टेक आई कैन डू एनीवेज। सो बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग यू, देखिए अभी अगर कभी भी मोशन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल बच्चों टू रिजॉल्व इट्स मोशन अलोंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, ऐसे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए, भाई वी एक्स निकाला, वी वाई निकाला और इस तरीके से नेट वेलोसिटी आ जाएगी। और ऐसे ही अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, टोटल डिस्प्लेसमेंट वुड बी गिवन बाय अंडर द रूट दिस आइडेंटिटी एंड इस तरीके से आ जाएगा। एक और बात हमको निकालनी है बच्चों यहाँ पर कि 3 सेकंड के बाद में उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम लोग एक बात देख चुके हैं बच्चों लेक्चर के दौरान कि जब भी कभी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ पे चलती है तो देन अगर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इफ यू वांट टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पर्टिकुलरली देन यू विल डू वन थिंग, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन हमसे पर्टिकुलरली एंगल पूछा है। तो देखिए अगर किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल फाई बना रही है, अगर सपोज कीजिए किसी भी मूवमेंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल फाई बना रही है तो tan फाई की वैल्यू होगी बच्चों कितनी, tan फाई की वैल्यू होगी वी वाई अपॉन वी एक्स। tan फाई की वैल्यू होगी बच्चों वी वाई अपॉन वी एक्स और वी वाई की वैल्यू कितनी है, where phi is the angle made by the velocity with the horizontal axis or you say x axis and here Vy is equals to 10। Vy की वैल्यू बच्चों 10 है। और जहाँ तक Vx का सवाल था बच्चों, सॉरी क्या मैंने सही करा है,
हाँ वी वाई की वैल्यू 10 है और वी एक्स की वैल्यू 40 है। तो ये आपके पास में बच्चों 10/40 आ जाएगा और ये 0 से 0 कैंसल। और इस तरीके से बच्चों अगर आपको फाई निकालना है तो 10 को आप उधर लेके जाइए और जब आप 10 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे बच्चों तो वो 10 इनवर्स में चेंज हो जाएगा। वो जो है बच्चों ये ध्यान रखना है, हो सकता है किसी को ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं पता हो, ऐसा हम लोग पहले भी हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू वंस मोर कि अगर इस 10 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/4। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। 3 सेकंड के बाद उसकी गति की दिशा क्या होगी, उसकी गति की दिशा क्या होगी, इस बारे में यदि कोई चर्चा करे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था बच्चों, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कि कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, calculate angle of projection if in a projectile motion। आपको obviously projectile motion में सारा काम करना बच्चों। in a projectile motion calculate angle of projection when horizontal range is 4 times of the maximum height, when horizontal range is 4 times of maximum height। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके करिए बच्चों। क्या गिवन है देखिए, आपको ये गिवन है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स है। आपको क्या बताना है बच्चों, इस केस में आपको बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमें कुछ ऐसा गिवन है तो देखिए पहले हम देखिए रेंज का फार्मूला क्या है बच्चों, रेंज का फार्मूला है 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। भाई रेंज के आप लोगों ने 2 फार्मूले देखे, एक तो देखा 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, या फिर u² sin 2 थीटा अपॉन जी। 2 sin थीटा cos थीटा को हम लोग sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये लीजिए यहाँ हाइट देखें तो हाइट क्या बच्चों, हाइट है u² sin² थीटा अपॉन 2g। भाई ये आपके पास में रेंज है 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, और हाइट का जहाँ तक सवाल है बच्चों तो वो है u² sin² थीटा अपॉन 2g। अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर g से g कैंसिल हो गया, u² से u² भी कैंसिल हो गया, sin थीटा से sin थीटा भी कैंसिल हो गया। भाई ये ये क्या बचेगा बच्चों, अभी देखिए ये बचेगा 2 cos थीटा, और रही बात इधर तो यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल होके बचेगा बच्चों 2, और ये आ जाएगा कुछ ऐसा। जी से जी कैंसिल कर दिया, u² से u² कैंसिल कर दिया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दिया, 2 से 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, वो 2 अगली स्टेप में इस 2 से कैंसिल हो गया। और इस तरीके से बच्चों यदि मैं इस इक्वेशन या ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास में आया है, इस एक्सप्रेशन को मैं दोनों साइड अगर cos थीटा से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos थीटा तो मुझे मिलेगा इधर बच्चों 1 और इधर मिलेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। भाई मैंने cos थीटा से इधर भी डिवाइड किया इधर भी किया, तो ये tan थीटा बराबर आ जाएगा 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होगी बच्चों, 45 डिग्री पर। सो दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये ध्यान हो आपको, ये वो केस है बच्चों जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आती है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आती है, ये वो वाला केस है। इसको हम यूँ भी याद रख सकते हैं बच्चों की, देखिए 45 डिग्री के एंगल पर रेंज मैक्सिमम आ रही है। भाई 45 डिग्री के एंगल पर जो रेंज आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, और सेकेंडली इस केस में जो रेंज आएगी बच्चों वो मैक्सिमम हाइट की 4 गुनी उसकी 4 टाइम्स आएगी बच्चों। ये हम याद रख सकते हैं। भाई हम ये तो जानते हैं कि हाँ साहब 45 डिग्री के एंगल पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन दूसरी बात हम यहाँ पर ये भी ध्यान रख लें कि इस केस में जो रेंज आती है बच्चों वो मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स आती है। एक प्रश्न मैं आपको और देता हूँ बच्चों, हमें ये कहा है कि किसी प्रोजेक्टाइल को हमने सेम वेलोसिटी से 2 डिफरेंट एंगल्स पर प्रोजेक्ट किया, किसी प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से 2 डिफरेंट एंगल्स पर हमने प्रोजेक्ट करा, कुछ इस तरह से कि जो वो दोनों केसेस थे बच्चों उनमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट थी वो है T1 और T2। दोनों केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों वो क्या है, T1 और T2। और दोनों केस में जो मैक्सिमम हाइट है बच्चों वो है H1 और H2। दोनों केस में जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, H1 और H2। टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 T2, हाइट है H1 और H2। और दोनों केस में बच्चों ये गिवन है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज इक्वल टू R। हॉरिजॉन्टल रेंज बच्चों दोनों केस में सेम है, कितनी है, R है।
आपको ये प्रूव करना है बच्चों कि जो R है वो T1 T2 के प्रोपोर्शनल है, R T1 T2 के प्रोपोर्शनल है। और आपको साथ में इस क्वेश्चन में ये भी प्रूव करना है कि जो R है बच्चों वो रूट H1 H2 के प्रोपोर्शनल है, वो रूट H1 H2 के प्रोपोर्शनल है। तो आप एक काम करें बच्चों, मैंने ऐसा आपको लेक्चर के दौरान भी कहा था कि आपकी ड्यूटी है कि आप इसको प्रूव करें, तो आपने अगर उस समय कर लिया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। इसके आगे का काम ये वाला प्रूव कर दीजिए, और अगर नहीं करा है तो अब बिल्कुल ईमानदारी का परिचय दीजिए और दोनों बातें प्रूव कीजिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, सो दैट टाइम ऑफ लाइट इन दिस सिचुएशंस आर T1 and T2, maximum height are H1 and H2, but horizontal range in both the condition is equals to R. Prove these things. पॉज करके करिएगा बच्चों। देखिए, हमने बच्चों यहाँ पर एक बात बोली कि साहब दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। अब ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है बच्चों जब एक बार आप एंगल थीटा पे फेंकें और दूसरी बार आप 90 माइनस थीटा फेंकें। भाई अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी, बशर्ते दोनों बार आपने सेम वेलोसिटी से फेंका हो, बशर्ते आपने दोनों बार सेम वेलोसिटी से फेंका हो। एक बार आप थीटा से फेंकिए, एक बार 90 माइनस थीटा से, एक बार 10 डिग्री से, एक बार 80 डिग्री से, एक बार 20 डिग्री से, एक बार 70 डिग्री से, या फिर यूं कहूं बच्चों कि एक बार मैं 45 डिग्री प्लस थीटा पे फेंकूं और दूसरी बार 45 डिग्री माइनस थीटा पे फेंकूं। दोनों केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी वो बच्चों डिट्टो सेम आएगी, क्योंकि इस बार भी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, π/2 रेडियन होगा। तो एक बात तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि इसमें हो क्या रहा है, इस केस में हो ये रहा है कि आप एक बार उसे थीटा एंगल पे फेंक रहे होंगे और एक बार 90 माइनस थीटा पे। अब बच्चों जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा, 2u, पहली बार में आएगा बच्चों 2u साइन थीटा अपॉन जी। पहली बार में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी पहली बार में। और दूसरी बार में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों, दूसरी बार में आएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ऐसा कुछ आएगा बच्चों, क्योंकि एक बार आप उसे फेंक रहे होंगे थीटा एंगल पर और सेकंड टाइम आप उसे फेंक रहे होंगे 90 माइनस थीटा पर। एक बार आप उस प्रोजेक्टाइल को बच्चों थीटा एंगल पर फेंकेंगे और एक बार उसे आप 90 माइनस थीटा एंगल फेंकेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। भाई दोनों केस में रेंज सेम तभी आ सकती है जब आप दोनों एक बार थीटा एंगल पर और एक बार 90 माइनस थीटा फेंके। तो पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट इतनी, दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट इतनी आ जाएगी। और हाइट अगर देखी जाए बच्चों, हाइट अगर देखी जाए तो पहले केस में हाइट क्या आएगी बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, सॉरी 2g ये आएगी। और सेकंड टाइम पर बच्चों जो हाइट आएगी, सॉरी सेकंड टाइम पर जो हाइट आएगी वो किसके बराबर आएगी, सेकंड टाइम पर जो हाइट आएगी बच्चों दैट वुड बी इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ये लीजिए अपॉन 2g। भाई पहली बार आपने उसको थीटा फेंका होगा, दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे। और हम जानते हैं बच्चों कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है बच्चों कॉस थीटा। सो दिस वुड बिकम 2u कॉस थीटा अपॉन जी एंड दिस वुड बी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। भाई पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट इतनी थी, दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट इतनी थी, जिसको आपने सॉल्व करा ये आ गया। ऐसे ही पहले केस में जो हाइट आई थी वो इतनी थी, दूसरे केस में जो हाइट आई थी वो इतनी थी। और फिर वही घिसी पिटी सी बात कि साहब साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती कॉस थीटा, आपने रख दिया। अब बच्चों दोनों ही केस में जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, दैट वुड बी इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। दोनों ही सिचुएशन में जो रेंज आती है बच्चों वो ऐसी की ऐसी आती है। अब अगर मैं दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को देखूं बच्चों, दोनों केस में मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो पहला वाला कितना 2u साइन थीटा अपॉन जी, और दूसरे केस में जो होगा बच्चों दैट इज 2u कॉस थीटा अपॉन जी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू जी वुड बिकम जी स्क्वायर। भाई दिस इज 2 2 जा 4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये कुछ आया बच्चों। और इस आधार पर
अगर ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आया है, यदि मैं इसे 2/g इंटू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी लिखूं, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। भाई व्हाट एक्सप्रेशन वी हैव ब्रॉट हियर, ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास में बनकर आया है, इससे मैं अगर 2/g इंटू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी लिख दूं, सो विल देयर बी एनी ऑब्जेक्शन? कैन देयर बी एनी ऑब्जेक्शन? अनडाउटेडली नॉट। वाई? भाई ये देखिए 4u² को मैंने 2 में ब्रेक कर दिया, तो ये 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी होगा। एंड नाउ यू सी दिस इज 2/g, दिस इज 2/g, और ये जो आपके पास में लिखा है बच्चों 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसे मैं r लिख सकता हूँ, इसे मैं r लिख सकता हूँ। देखिए ना, यही तो रेंज का फार्मूला आपके पास में रहा है भैया। ये जो r था वो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी था, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो व्हाट आई सी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट इन फर्स्ट केस, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकंड केस, and you people see that 2 is a constant, g is a constant, 2 भी constant है, g भी constant है। अगर मैं constant का साइन हटा देता हूं तो नेचुरल सी बात है बच्चों, मैं प्रोपोर्शन का साइन लगाऊंगा, प्रोपोर्शन का साइन लगाऊंगा। तो यहाँ पर T1 T2 प्रोपोर्शनल हो गया R के, मतलब R प्रोपोर्शनल हो गया T1 T2 के। बात तो एक ही है भैया, मैं यूं कहूँ कि जो है T1 T2 R के प्रोपोर्शनल है या T1 T2 R T1 T2 के प्रोपोर्शनल है, बात एक ही है बच्चों। तो आपने दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई करा, कुछ ये आया, उसे R की टर्म्स में लाने की कोशिश करने के लिए आपने 2/g इंटू R कर दिया, और इस तरीके से आपके पास में रेंज आ गई बच्चों। तो रेंज क्या आएगी, T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू R। ये तो हो गई बच्चों एक बात। और दूसरी बात मैं यहाँ पर और आपसे करना चाहूँगा, वो है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, अभी मैक्सिमम हाइट क्या होगी बच्चों, दोनों का मल्टीप्लाई करा जाए। यदि H1 और H2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यदि मैं H1 और H2 का मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो H1 क्या है, H1 है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये लीजिए। और H2 क्या है बच्चों, दैट इज u² कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन दिस इज 2g। तो ये आपके पास में आ गया। अब मैं H1 H2 तो मैं निकाल चुका हूँ, मैं काम करूँ इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट अगर लूंगा तो ये पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों। अब जरा गौर कीजिए क्या होगा, ये u² इंटू u² विल बिकम u टू द पावर 4, u² इंटू u² विल बिकम u टू द पावर 4, जिसको रूट के बाहर निकाल देने पर वो हो जाएगा u²। भाई दिस इज u², दिस इज u², ये u² हो गया। और फिर यहाँ पर ये भी 2g, ये भी 2g, तो ये लीजिए। पहले तो मैं ये साइन स्क्वायर थीटा का रूट निकालूं बच्चों, तो वो है साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट निकालूं तो वो है कॉस थीटा, और 2g इंटू 2g विल बिकम 4g², 4g का स्क्वायर का रूट निकाल देंगे बच्चों तो वो हो जाएगा 2g। तो ये हमारे पास में बच्चों रूट H1 H2 आ गया, रूट H1 H2 आ गया। और ये जो हमने जो लिखा है बच्चों, ये जो हमने लिखा है, इससे हम एक काम करें, इससे हम लोग बच्चों 1/4 इंटू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा हमने क्या करा। ये जो मेरे पास में आया बच्चों u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g, इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई 2/4 विल अल्टीमेटली बी 2। भाई आप 2/4 भी लिखोगे तो 1/2 ही होगा, तो लाजमी बच्चों वैसा का वैसा आ जाएगा। दिस इज 1/4 एंड दिस 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी वुड बी इक्वल्स टू बच्चों r। 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी वुड बी इक्वल्स टू r, सो दिस वुड बी अंडर द रूट H1 H2। सॉल्विंग दिस गिव्स अस 4 को यहाँ ले आएंगे बच्चों, तो r की वैल्यू 4 अंडर द रूट ऑफ H1 H2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ कि जो r है वो भी रूट H1 H2 के प्रोपोर्शनल है। भाई 4 इज नेचुरली अ कांस्टेंट, 4 एक कांस्टेंट है, तो आपके पास में कुछ ऐसी कहानी आ जाएगी। एक बात बिल्कुल हमें कंटेस्ट कर लेना चाहिए बच्चों कि अगर हमने दो डिफरेंट एंगल्स पे फेंका है, बशर्ते कि दोनों केस में रेंज सेम आ रही है, तो कन्फर्म हम लोग बिल्कुल स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि दोनों केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे बच्चों वो होंगे थीटा और 90 माइनस थीटा, या यूँ कहा जाए कि दोनों केस के जो एंगल्स का सम होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये हम लोगों ने एक बात करी बच्चों। चलिए हम लोग और आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस के लेवल को या क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। हमें कहा है बच्चों यहाँ पर कि एक
प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज है साहब, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है आर। हमें कहा है बच्चों कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, कैपिटल आर। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है जो कि किसके बराबर है बच्चों, कैपिटल आर के। जब वो बॉडी जिसको आपने फेंका है, जब वो उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, जब वो उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है कैपिटल आर। व्हेन दैट बॉडी रीचेस टू इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट we need to determine coordinates, और ये मानकर चलिएगा कि जहां से आपने उसको फेंका है दैट इज ओरिजिन, जहां से आपने उसको फेंका है वो बच्चों ओरिजिन है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को विश्राम देकर, वीडियो को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। मैं आपको फिर से सलाह दे रहा हूं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपके पास में एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो आ रही है बच्चों वो आर आ रही है। इससे कहा है कि साहब इससे ओरिजिन मान लीजिए, ओरिजिन मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। देखिए आपसे ये बोला ना कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मूल बिंदु मान लीजिए, उसे ओरिजिन मान लीजिए, तो इसे मैंने ओ नाम दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो आ रही है बच्चों वो आ रही है कैपिटल आर। अब वो बॉडी जब बिल्कुल इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, व्हेन इट रीचेस टू एग्जैक्टली इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट, आपको पूछा है बच्चों पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स, लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई विच आर टू बी फाउंड। एंड लेट अस सपोज बच्चों दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। मैंने इसे एक्स अक्ष मान लिया, इसे वाई अक्ष मान लिया। हमको पूछा है बच्चों जब वो बॉडी बिल्कुल टॉप पर पहुंची, बिल्कुल शिखर बिंदु पर पहुंची, तो साहब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। और देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बात तो हम सर्टेनिटी के साथ में समझ सकते हैं बच्चों, एक बात तो हम सर्टेनिटी के साथ समझ सकते हैं कि अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है मतलब जिस एंगल पर आपने फेंका है बच्चों वो एंगल अवश्यम भावी रूप से 45 डिग्री है, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पर जो प्रोजेक्शन होता है बच्चों वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इस केस में 45 डिग्री के एंगल के केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है बच्चों वो मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स होती है। मतलब अगर ये डिस्टेंस r है तो नेचुरली ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, r/4। भाई मैक्सिमम जो रेंज होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि मैक्सिमम जो रेंज होती है वो हॉरिजॉन्टल रेंज की 4 टाइम्स होती है, और इसको हमने सॉल्व करके देखा था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री आया। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी दैट वुड बी r/4, ये डिस्टेंस होगी r/4 एंड दिस डिस्टेंस वुड बी नेचुरली बच्चों कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी बच्चों r/2, ये होगी r/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है। तो ये एग्जैक्टली उसका सेंटर पॉइंट, उसका मिड पॉइंट, उसका मध्य बिंदु, उसका केंद्रीय बिंदु है, और मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु होने के कारण बच्चों ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो वो नेचुरली क्या आ जाएंगे, r/2 r/4, r/2 r/4 आ जाएंगे भैया। ये देखिए भाई अगर 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपको दे रखी कैपिटल आर है। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आती है, वो आती है साहब आर, कब आती है 45 डिग्री के एंगल पर। और उस केस में जो हाइट आती है बच्चों वो रेंज की 1/4 आएगी, हाइट जो आएगी बच्चों वो रेंज की 1/4 आएगी, तो उसे 1/4 कर देंगे तो वो r/4 हो जाएगा, और ये बिल्कुल उसका मिड पॉइंट है r/2। इस तरीके से काम हो जाएगा। और फिर भी अगर हम करना चाहें तो भैया देखिए जो r है उसकी वैल्यू कितनी बच्चों, r की वैल्यू होगी u² sin² 45 डिग्री अपॉन g, ये r की वैल्यू होगी। इस केस में भाई r की वैल्यू होती है, सॉरी गलत ये कर दी मैंने बच्चों, r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है 2u² sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री अपॉन जी। और रही बात हाइट की बच्चों, तो हाइट होगी u² sin² 45 डिग्री अपॉन 2g। भाई पहले केस में रेंज ये आई थी और हाइट ये आई थी। अभी इन दोनों का रेशो अगर आप लेते हैं बच्चों, इफ यू फाइंड आउट देयर रेशो, तो आप देखेंगे u² कैंसिल हो गया, g से g भी कैंसिल हो गया, और बाई चांस sin 45 से sin 45 कैंसिल हो गया।
हो गया। और एक और बात बच्चों लगे हाथों यहाँ पर आप देखें, अब बच्चा यहाँ पर साइन 45 और यहाँ पर बचा कॉस 45, भाई यू स्क्वायर कैंसल, जी भी कैंसल, साइन 45 कैंसल, एक साइन 45 बचेगा बच्चों, ये कॉस 45 होगा। और एक अच्छी बात ये है कि दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है बच्चों। सो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड वाइज दे बोथ आर सेम। तो यहाँ बचेगा बच्चों न्यूमरेटर में 2 और यहाँ बचेगा बच्चों डिनोमिनेटर में 2, ये आएगा। तो इस तरीके से बच्चों R/H की वैल्यू आएगी 4, तो H की वैल्यू बच्चों आ जाएगी R/4। H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? R/4, दैट आई टोल्ड अर्लियर। तो ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास में R/4 आ जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए साहब, प्रश्न लिखिएगा, शेल्स आर फायर्ड फ्रॉम अ टैंक, किसी तोप से गोले दागे जाते हैं। शेल्स आर फायर्ड फ्रॉम अ टैंक, भैया किसी तोप से आपने गोले दागे हैं और उन गोलों को बच्चों आपने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दागा है। आपने उन गोलों को कितनी स्पीड से दागा है? 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से दागा है साहब। आपको पूछा है यहाँ पर दो बातें, एक ही बात पूछी, चलिए सिंपल सी बात, कि क्या ये जो शेल्स हैं वो 1.5 किलोमीटर अवे 1.5 किलोमीटर अवे किसी टारगेट को भेज सकते हैं? कैन दे पेनिट्रेट, कैन दे हिट अ टारगेट एट डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर अवे? प्रश्न आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा बच्चों। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, शेल्स आर फायर्ड फ्रॉम अ टैंक विद स्पीड दिस 100 मीटर पर सेकेंड, दे आर यूज्ड टू हिट अ टारगेट विच इज 1.5 किलोमीटर अवे, कैन दे हिट दिस टारगेट? वीडियो को बच्चों थोड़ी देर पॉज करके आप प्रश्न को हल कीजिएगा, ईमानदारी से, कोई गलती नहीं होना चाहिए, करिए साहब। अब क्या होगा, देखिए आपके पास में एक शेल है, एक टैंक है, उससे आप शेल्स को फायर कर रहे हो, उससे आप शेल को फायर कर रहे हो। तो कभी आप शेल ऐसा जाएगा भैया, आप डिफरेंट एंगल रखेंगे ना, कभी इसका एंगल ज़्यादा रखेंगे तो ऐसा जाएगा, कभी आप इसका एंगल कम रखेंगे तो ऐसा आएगा। भैया आप डिफरेंट एंगल पे फेंकेंगे, कभी हो सकता है आप उसको 30 के एंगल पे फेंकें, कभी उसको आप 60 के एंगल फेंकें, कभी आप उसको 10 डिग्री के एंगल फेंकें, डिफरेंट एंगल पे फेंकेंगे और आपका जो टारगेट है वो 1.5 किलोमीटर दूर है। तो क्या ये साहब 1.5 किलोमीटर डिस्टेंट अवे टारगेट को पेनिट्रेट कर सकता है? तो आप देखिए, जब मैं उससे डिफरेंट एंगल फेंकूंगा, कभी मैं 10 डिग्री के एंगल पर उससे टारगेट कर रहा हूँ, कभी 20 पे, कभी 30 पे, कभी 45 पे, कभी 50 पे, कभी 60 पे, कभी 75 पे, जब मैं इन डिफरेंट एंगल्स पे फेंकूंगा तो मैं देखूंगा भैया उसके में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिस्टेंस वो कवर कर सकते हैं। व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कुड बी कवर्ड इज गिवन बाय यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी बच्चों, दैट वुड बी यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू की वैल्यू इस केस में है बच्चों 100 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 10। यू विल फाइंड दिस इज 1000 मीटर। इसको हल करके देखिए बच्चों, ये 1000 मीटर आ रही है और 1000 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर। मतलब वो जो शेल्स हैं बच्चों वो हद से हद भी अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर डिस्टेंट अवे टारगेट को हिट कर सकते हैं। हद से हद भी बच्चों वो 1 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को भेज सकते हैं। 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लक्ष्य को भेदा नहीं जा सकता। और आपका जो लक्ष्य है बच्चों, आपका जो टारगेट है वो 1.5 किलोमीटर अवे विच कैन नॉट बी टारगेटेड। भाई आप ऑब्वियसली जब उससे फायर करोगे तो अलग अलग आप उसको कोई बोले सर कि हम उसको हॉरिजॉन्टल करें तो हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वो तो थोड़ी डिस्टेंस बाद ही नीचे गिर जाएगा बच्चों। आपको कहाँ तक भेजना, उसको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर। हमेशा आप देखेंगे, कभी पिक्चरों में आपने मूवीज़ में, सीरियल्स में, टेलीविजन पर, नेट पर देखा होगा, तो हमेशा उसको ऐसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा ही नहीं पाएगा। उसे रखा जाता है बच्चों तो वो इस तरह से हिट करेगा। तो नेचुरल सी बात है कि दैट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वह प्रक्षेप गति का ही एक उदाहरण होगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। और उस केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो कवर की जा सकती है बच्चों, वो कवर की जा सकती है 1 किलोमीटर। और आप सोच रहे हैं 1.5 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को भेदना, तो वो प्रायोगिक रूप से आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। वो प्रायोगिक रूप से आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। चलिए साहब, और हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं बच्चों। हमें बोला है कि साहब किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन आपको दे रखी है बच्चों 16x² - 5/4x²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। किसी प्रक्षेप की समीकरण ये है।
क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ये है बच्चों, हमसे पूछा है 4-5 बातें। हमसे पूछी बच्चों उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, हमसे पूछी बच्चों उसकी मैक्सिमम हाइट, हमसे पूछी बच्चों उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, और हमसे पूछी बच्चों उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये तमाम बातें। और हमसे पूछा है बच्चों उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये 5 बातें आपको कैलकुलेट करनी है। आपके पास में किसी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है बच्चों दिस, और हमसे पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए भैया, हम यहाँ पर अगर बात करें y इक्वल्स टू 16x माइनस 5/4x², मैंने इसको फिर से लिख दिया बच्चों। अब आप देखिए, जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आप लोग देख चुके हैं बच्चों, वो होती है x tan थीटा माइनस जी x² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द जनरल और द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। किसी प्रक्षेप की सामान्य समीकरण है बच्चों ये, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी x² अपॉन 2u² cos का थीटा। सो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए बच्चों, इन दोनों समीकरणों की आप तुलना कीजिए। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे, जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बच्चों, तो क्या पाएंगे? देखिए, ये y था, ये भी y है। गौर कीजिए, आराम से इत्मीनान से गौर कीजिए बच्चों, ये भी y है, ये भी y है, और ये x है, ये भी x है, ये y x x। तो इस आधार पर बच्चों, इस आधार पर जो tan थीटा है, जो tan थीटा है बच्चों, उसकी वैल्यू आ जाएगी 16, और tan थीटा का मान आएगा बच्चों 16, और tan थीटा की वैल्यू अगर 16 आ गई बच्चों, तो इस तरीके से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है बच्चों, दैट वुड बी tan इनवर्स 16। वो क्या आ जाएगा बच्चों? वो tan इनवर्स 16 आ जाएगा। होप बात खोपड़ी में आई होगी बच्चों। मैंने क्या करना है, मुझे प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दे रखी है और हमने डिराइव कर रही है बच्चों लेक्चर के दौरान अभी, तो उसमें हमने देखा कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी x² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। नाउ यू कंपेयर दिस टू y x में 16 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर x में tan थीटा का मल्टीप्लाई, तो tan थीटा बराबर 16 बच्चों। तो थीटा बराबर कितना? tan इनवर्स 16, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जाए, प्रक्षेप की दिशा पूछी जाए, तो मैं बोलूंगा साहब वो है tan इनवर्स 16। ये तो हो गई बच्चों एक बात। अभी मैंने ये बात बच्चों tan में निकाली है, मैं इसको दूसरी तरीके से करके बताता हूँ आपको। और यहाँ पर जरा गौर कीजिए बच्चों, यदि मैं इससे, चलिए मैं बताऊँ आपको, ये जो tan थीटा बराबर 16 है, इससे अगर मैं 16/1 भी लिख देता हूं तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 16 कैन बी रिटन एज 16/1। हु सेज दिस इज रॉन्ग? अनडाउटेडली इफ यू डिवाइड सम नंबर बाय 1, दैट वॉन्ट बी देयर वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ चेंज। तो बच्चों ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर आ गया बच्चों 16/1। tan थीटा बराबर आ गया कितना बच्चों? 16/1। और अब यहाँ पर देखिए बच्चों, tan थीटा जो होता है वो आपको पता है बच्चों, वो क्या होता है? tan थीटा की वैल्यू होती है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप जानते होंगे, ये तो आप मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। तो जो हाइपोटेनियस आएगा बच्चों, दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल गिव अस √257। वो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों? वो √257 आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, भाई देखिए यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 16 आई थी, तो उससे ये 16/1 आ गया, मतलब 16/1, तो ये हो गया बच्चों √257 हो गया। अब यहाँ से बच्चों यदि मैं साइन थीटा निकालता हूँ, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों 16/√257। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 16/√257। ये साइन थीटा की वैल्यू आई। और इसी तरीके से बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1/√257। ये साइन थीटा कितना बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा कितना होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। कैसे भाई? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी? साइन इनवर्स 16/√257। ये तो साइन थीटा की वैल्यू आई, या थीटा की वैल्यू आई। तो देखिए, या फिर ये आ गई, ये लीजिए,
तो बच्चों ये सब जो है आपके पास में, दीज ऑल आर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दीज ऑल आर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। भाई हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना था तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इस तरीके से बच्चों थीटा की वैल्यू आपके पास में ये आ गई या थीटा की वैल्यू आपके पास में ये आ गई। सो कुल मिलाकर जो थीटा है बच्चों वो लिखा जा सकता है tan इनवर्स 16 या फिर साइन इनवर्स 16 ओवर रूट 257, या फिर बच्चों cos इनवर्स 1 ओवर रूट 257। सो दीज ऑल आर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। एक्चुअली क्या है, देखिए आंसर तो मेरा वहां पर आ गया था जो मैंने यहाँ पर निकाला कि एंगल कितना साहब, तो tan इनवर्स 16, मेरा काम हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, जब हमको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो जब ऑब्जेक्टिव्स हमको आते हैं तो हो सकता है आपको आंसर में जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे, 5 ऑप्शंस आपको दे रखे, उनमें आंसर tan इनवर्स में हो ही नहीं, साइन इनवर्स में हो, कॉस इनवर्स में हो, तो वहाँ फिर हम लोग उलझ जाएंगे। वहाँ हम लोग उलझ जाएंगे कि अरे यार अपने को तो tan इनवर्स में आता है, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में नहीं आता। ऑफ कोर्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, वो तो आगे चल के मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लेंगे, तो शायद फिर उस केस में वो tan इनवर्स को कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स में चेंज करना भी जान जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे जो डॉक्टर बनने वाले जो भाई बहन हैं, जो मेडिकल को अपना ड्रीम बनाए बैठे हैं, वो वैसे ही फिजिक्स को कुछ हद तक बोलते हैं कि नहीं यार तकलीफदायक है, तो उनके लिए एक समस्याजनक पहलू हो सकता है। तो उस केस में क्या है बच्चों, उस केस में फिर मुश्किल आ जाएगी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर मान लीजिए अगर ऑप्शन tan इनवर्स में नहीं भी हो तो घबराना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना भैया, अपने भगवान अपने ईश्वर का नाम लेना और कुछ ऐसा काम कर लेना। तो भैया साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी दिस और कैन बी दिस। अभी बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा है रेंज, पर मैं रेंज निकालने से पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर u निकालता हूं, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भैया। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी के लिए काम कीजिए। अभी आपने देखिए ये y था, ये y था, ये x था, ये x था, x में यहाँ tan थीटा का मल्टीप्लाई था, यहाँ 16 का था। अभी x स्क्वायर में बच्चों इधर किसका मल्टीप्लाई है, 5/4 का, और इधर x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई है, दिस इज g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये 5/4 था, ये 5/4 रहा, ये g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, वो भी ये रहा। पिक्चर क्लियर हुई होगी बच्चों, ये 5/4 है, ये भी है, g भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 2 भी यहाँ पर है, u स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर थीटा भी है, ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या होगा, देखिए ये तो 5/4, और रही बात ये g कितना बच्चों 10, और ये 2, और ये u स्क्वायर, और रही बात cos थीटा की, तो देखिए cos थीटा की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाउंड कर चुके हैं, इट इज अंडर द रूट ऑफ 1/257। सो दिस वुड बी रूट ऑफ दिस, और फिर उसका स्क्वायर है बच्चों, इसलिए स्वाभाविक बात है कि मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली cos थीटा, दिस इज कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो ये g की वैल्यू 10 है, ये 2 है, ये u स्क्वायर है, cos थीटा की वैल्यू 1/√257 है। अभी बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 10 गया बच्चों 5 टाइम्स, फिर 5 से गया बच्चों 5 टाइम्स, और भाई 2 से गया ये 10 5 टाइम्स, ये 5 से गया 5 टाइम्स। अब एक काम कीजिए, आप इसको LHS पे ले आइए, इसको आप LHS पे ले आएंगे बच्चों तो ये u स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो दिस वुड बी 1/257। भाई ये इसको u स्क्वायर है एज इट इज, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा, और इज इक्वल टू में कितना आएगा बच्चों 4, इज इक्वल टू में 4 आ जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, u स्क्वायर की वैल्यू 4 × 257। सो u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वुड बी 2 अंडर द रूट ऑफ 257 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्रारंभिक वेग आ गया बच्चों। यहाँ पर मैं फिर से रिवाइज किए दे रहा हूँ, हमने कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर में इसका इधर किसका मल्टीप्लाई बच्चों, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर मल्टीप्लाई है 5/4 का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई है बच्चों g 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का। g की वैल्यू 10 प्लेस करेंगे, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम्स, 5 से 5 चला गया, अभी ये u स्क्वायर और ये पूरा इधर आ जाएगा बच्चों, इधर 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पर। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये आ गया आपके पास बच्चों
फर्दर अब मेरे पास में आगे की जो बारी आती है बच्चों वो ये आ रही है कि मुझे निकालनी है रेंज, मुझे निकालनी है रेंज। तो अब तो वन बाय वन सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी बच्चों, क्योंकि रेंज जो होती है दैट वुड बी गिवन बाय यू स्क्वायर साइन थीटा। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूँ, ये लीजिए साहब यू स्क्वायर या 2u स्क्वायर साइन थीटा cos theta upon g. This is the identity or the formula required for calculation of horizontal range. Here this is r, this is 2 और u की वैल्यू कितनी है बच्चों? u की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो कुछ इतनी आई थी। हम एक काम करें, हमें u स्क्वायर चाहिए, हम डायरेक्ट रख देते हैं। तो u स्क्वायर की वैल्यू होगी बच्चों 4 इंटू 257। बच्चों u स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 257। और रही बात साइन थीटा की, तो साइन थीटा कितना होगा बच्चों? साइन थीटा होगा इस केस में 16 अपॉन रूट 257, 16 अपॉन रूट 257। और कॉस थीटा होगा बच्चों 1 अपॉन रूट 257। एक बार फिर से समझाए दे रहे हैं बच्चों, देखिए ये 2 और u स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 4 इंटू 257 और साइन थीटा की वैल्यू 16 अपॉन रूट 257, कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 257 और g की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है? g की वैल्यू यहाँ पर 10 है। ये 2 है, ये u स्क्वायर की वैल्यू ये है, साइन थीटा की वैल्यू 16 अपॉन दिस, कॉस थीटा की वैल्यू दिस। अभी क्या होगा बच्चों? रूट 257 इंटू रूट 257 क्या होगा? रूट 257 इंटू रूट 257 होगा बच्चों 257 होगा। अभी ये 257 से 257 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। ये रूट 257 से कैंसिल होकर ये भी कैंसिल हो गया बच्चों। और ये कितना आएगा? ये आएगा बच्चों 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 इंटू 16 अपॉन 10, 2 4 जा 8 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 10। और इस तरीके से बच्चों यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 128 आ रहा है, 12.8 आ रहा है। होप मैंने कैलकुलेशन सही करा है बच्चों। यस 12.8 मीटर। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ बच्चों कि अगर मैं कैलकुलेशन में गलती कर दूँ तो भैया मुझे क्षमा प्रार्थी रहूँगा मैं आपके लिए। मैं मुद्दे की बात पर आऊँ, कॉन्सेप्चुअली हम लोग सही रहें, वो बेहतर होगा। So this is the horizontal range. After calculating horizontal range, it is the time for calculation of maximum height. मैक्सिमम हाइट क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम हाइट जो होगी वो होगी हमारे पास में कितनी साहब? एक सेकेंड, हम लोग मैक्सिमम हाइट के बारे में अगर बात करें तो वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन 2g बच्चों। और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, चलिए। तो ये यू स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों 4 इंटू 257। भाई यू स्क्वायर की वैल्यू है 4 इंटू 257। और जहाँ तक साइन थीटा का सवाल है बच्चों तो वह 16 ओवर रूट 257, दैट इज 16 का स्क्वायर और ओवर रूट 257 का स्क्वायर। भाई हमने क्या करा? यू स्क्वायर 4 इंटू 257 होगा, यू स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 4 इंटू 257 और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है बच्चों 16 अपॉन रूट 257, 16 अपॉन रूट 257। और उसमें अपॉन में कितना लिखेंगे बच्चों? जी की वैल्यू है 10, अपॉन में जी की वैल्यू है बच्चों 10। अब ये देखिए यू स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 257 का स्क्वायर रूट नहीं बन पाए, 257 का स्क्वायर रूट लिया फिर स्क्वायर करा तो रूट हट जाएगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। दिस इज 4 इंटू 16 स्क्वायर मतलब 256 अपॉन 20 और 4 से ये जाएगा बच्चों 5 टाइम्स, 4 से ये जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा बच्चों 51.2 मीटर। सो दिस वुड बी द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी। बॉडी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी? भाई हमने इस तरह से निकाल दिया। और उसके बाद में हमारे पास में आ रही बारी बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की, विच इज़ नेचुरली इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बच्चों वो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी 2। और u की वैल्यू कितनी है बच्चों? u की वैल्यू है 2 अंडर द रूट ऑफ 257।
u की वैल्यू है बच्चों 2√257 और जहां तक साइन थीटा का सवाल है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू है बच्चों 1/√257। साइन थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों 16/this और g जो है बच्चों वो है 10, g जो है वो यहाँ पर 10 है। अभी यहाँ पर ये √257 से √257 कैंसल, ये 2 2 जा 4, 16 जा 64/10 विल गिव अस 6.4 सेकेंड। सो दिस वुड बी द टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों। ये हमारे पास में उड्डयन काल आ जाएगा, जितने टाइम में वो उड़ जाएगा, जितने टाइम में बच्चों वो उड़ जाएगा तो या वापस से ज़मीन पर पहुंच जाएगा। मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, देखिए हमें यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दे रखी है। आपको अमूमन जब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, खासतौर पे किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, तो आपको ये पांचों क्वांटिटीज़ तो नेचुरल बात है नहीं पूछेंगे, वो तो इनमें से कुछ 1-2 क्वांटिटीज़ पूछेंगे। बट मेथड क्या है बच्चों, सीधी सीधी बात है कि हम यहाँ पर इन दोनों को अप्रोच करने के लिए कैसे करेंगे, हम लोग को जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दे रखा उसे इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। उससे आपने tan थीटा की वैल्यू 16 आई, g/2 u स्क्वायर cos का थीटा की वैल्यू 5/4 आई, उससे tan थीटा से थीटा आ गया, दैट थीटा कुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ sin थीटा cos थीटा एज वेल। अब उसके बाद में फिर बाकी के एक्सप्रेशन को कंपेयर कर लेने के बाद में cos थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखी, आपके पास में u आ गया। जब u है आपके पास sin थीटा, आपके पास में cos थीटा है, तो रेंज को कैलकुलेट करना, मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करना लाजमी है बच्चों। कोई बड़ा काम, कोई डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए नहीं है ये बच्चों। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग चलता हूँ और मैं आपको इसी क्वेश्चन में बच्चों, अगर आपको केवल हॉरिजॉन्टल रेंज ही पूछ ली होती उन्होंने, तो रेंज को कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखिए जैसे y = 16x - 5/4x² है। अभी अगर मुझसे रेंज पूछें बच्चों, तो रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब बॉडी वापस से ज़मीन पर आ जाएगी, व्हेन ऑब्जेक्ट विल रीच वंस अगेन टू द ग्राउंड, जब वो वापस से ज़मीन पर आ जाएगी तो नेचुरल सी बात है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो आर के बराबर चल ली, लेकिन इट हैज़ नॉट ट्रेवल्ड एनी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं चला। आपने रेंज का फार्मूला ही ऐसे कैलकुलेट किया था, आपको ध्यान हो, जब बॉडी यहाँ से यहाँ पर पहुँचती है तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो ढेर सारा चल ली है, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चलिए, कुछ भी नहीं। वापस ज़मीन पर थी, वापस से ज़मीन दोज हो गई, वापस से ज़मीन पर आ गई, और जब वो वापस से ज़मीन पर आ जाएगी बच्चों, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस वुड बिकम 0। भाई जब उसका डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जब वो यहाँ से यहाँ पहुँची, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया r, और ये लीजिए साहब आपने इसको सॉल्व किया, r को कॉमन निकाला, 16 - 5/4 इंटू r बराबर 0। तो इससे बच्चों 16 - 5/4 r की वैल्यू आ गई 0। तो r की वैल्यू आ गई बच्चों कितना, 4 × 16/5 और ये 64/5 की वैल्यू बच्चों 12.8 मीटर आती है। तो इस तरीके से हम लोग सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो रेंज निकाल सकते हैं। भाई जब बॉडी यहाँ से यहाँ पर आएगी तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगी r, और वाई एक्सिस के लॉन्ग वो पहले भी ज़मीन पर थी, अभी वापस से ज़मीन पर आ जाएगी, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं चल पाएगी, और इस तरीके से बच्चों आप लोग रेंज निकाल सकते हैं। तो ये एक मेथड है रेंज को कैलकुलेट करने की, क्षैतिज परास की गणना करने की। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों अब, और जैसे मैंने अभी रेंज कैलकुलेट करके बताइए ना, इसमें आपको सिर्फ अगर रेंज कैलकुलेट करने को आ जाए तो ये वाली मेथड भी लगा सकते हो। उसमें क्या, पिछली वाली मेथड में आपको पहले थीटा निकालना पड़ा, अब वो थीटा 10 के टर्म्स में आया, फिर आपको साइन थीटा भी निकालना पड़ा, कॉस थीटा भी निकालना पड़ा, और फिर आपको सारा काम करना पड़ा। वो एक लंबी मेथड है, बट वो मेथड ऐसी जिससे आप सब कुछ निकाल पाए थे। लेकिन इस मेथड में क्या है, केवल अगर रेंज निकालने को आ जाए तो सीधी बात है साहब, वो जब वापस से ज़मीन पर आएगी तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगी r, और वाई एक्सिस के लॉन्ग वापस से ज़मीन पर आ जाएगी, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वो चलेगी 0, और इस तरीके से रेंज जो है बच्चों वो 12.8 मीटर आ जाएगी। तो ये एक बात है बच्चों। आगे हम और समझते हैं यहाँ पर, इवन हाइट भी जो y है आपके पास में, जो ये
हम इससे हाइट भी जल्दी निकाल सकते हैं। हाइट को कैलकुलेट करना का भी हमारे पास में बड़ा अच्छा तरीका है बच्चों। एक्चुअली एक मैक्सिमा मिनिमा का फंडा होता है कि जब कभी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलज 0 होता है। पर मुझे लगता है कि अभी वो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा। जिनको डिफरेंशिएशन का पूरा फंडा क्लियर है, मैक्सिमा मिनिमा का फंडा पूरा क्लियर है, उनको तो समझ में आ जाएगा कि हाँ साहब, जब हाइट आएगी तब जो ये y है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उससे वो निकाल सकते हैं। भाई अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ dy बाई डी एक्स, तो वो कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 16 का x का डिफरेंशिएशन ये -5/4 और x की वैल्यू कितनी बच्चों, ये x स्क्वायर का 2x। भाई आपने उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, 16x का हो गया ये, 5/4 का हो गया ये, और इसको इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों, 0, क्योंकि जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0। और इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा कितना, 16 इज इक्वल टू 5/2x, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 32/5, और 32/5 को बच्चों 6.4 मीटर लिख सकता हूँ। तो ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है। और y की वैल्यू क्या होगी, अभी y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो y की वैल्यू होगी 16 इंटू 6.4 माइनस 5/4 इंटू 6.4 का स्क्वायर, इंटू 6.4 का स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास में y आ जाएगा। ये जो पिक्चर मैंने लगाई बच्चों यहाँ पर, ये किसी किसी के जहन में नहीं आई होगी कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये डिफरेंशिएशन को 0 क्यों, आपने डिफरेंशिएशन क्यों निकाला और डिफरेंशिएशन को 0 क्यों किया। तो बच्चों मैंने यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का फंडा लगाया है। जब भी कभी देखिए, जब हाइट आती है इस समय y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। भाई हाइट से मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस, जबकि वो मैक्सिमम है, यही होता है। अब जब भी कभी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है बच्चों, तो उसका डेरिवेटिव, उसका अवकलज 0 होता है। Whenever any physical quantity is maximum, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपने डेरिवेटिव को निकाला, 0 किया, उससे x की वैल्यू आ गई कि साहब कब डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा, वो ये आ गया, और उससे आपने फिर y निकाल दिया। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, खूब बिल्कुल वैसा ही आंसर आएगा जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। वो जो भी था टैली कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट वैसा का वैसा ही आंसर आएगा। अब बच्चों मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ। देखिए, अगर आपके जहन में ये नहीं आया हो कि सर ये कौन सी चक्री घुमाई आपने, भी हमको सूझ नहीं पड़ रही, हमको समझ नहीं पड़ रही है, डेरिवेटिव 0 होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, नहीं मालूम। बच्चों एक मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में सच पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर बिगिनर रहा आप, अगर आपको मान लीजिए आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको पूरा कोर्स पता है, पूरा अपने पास में साइंस मैथ्स का आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स पता है, आप पढ़ चुके हो, तो उसके बाद में फिर ये डेरिवेटिव को 0 किया, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप बिगिनिंग स्टेज में यू हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल किसी को हो सकता है। बच्चों जहाँ कहीं कोई फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है, वहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये एक अवश्यम भावी घटना है जिसे हम मैक्सिमा मिनिमा का फंडा बोला करते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। अभी आप एक काम कीजिए, उसको भी साइड में रखिए, उसको भी हम समझने का दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं बच्चों, यहाँ पर ये हमने लिया, अब जब मैं इस टॉप पॉइंट पर पहुंचूंगा, तो टॉप पॉइंट पर जब टेंजेंट होगी बच्चों, दैट वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इफ यू वांट टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, देन यू विल ड्रॉ टेंजेंट। आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जब यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है। और जब बॉडी बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस टू टॉप मोस्ट पॉइंट, तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल। और डिफरेंशिएशन करने का मतलब बच्चों हम लोग देख चुके हैं, डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है बच्चों स्लोप निकालना या फिर ग्रेडियंट निकालना। व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं बच्चों, आप उसके स्लोप निकाल रहे हैं या फिर ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्लोप होगा, वो भाई स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। हम लोग पहले भी देख चुके हैं। देखिए, आप लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा है, मोशन इन 1D में हम लोगों ने बात करी है, तो मैं आपको बता चुका हूँ स्लोप का मतलब होता है एंगल मेड बाय। भाई आप कोई भी लाइन लेते हैं, उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया, उस लाइन ने बच्चों एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया, उस एंगल का टेंजेंट कहलाता है स्लोप। उस एंगल का टेंजेंट कहलाता है बच्चों स्लोप।
ये हम लोग जानते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो वो स्लोप होगा, और इसका स्लोप निकाला भाई, इसको डिफरेंशिएट किया 16x का x का 1 और 5/4 x स्क्वायर का 2x इक्वल्स टू 0 कर दिया। इससे x की वैल्यू 6.4 आ गई, और x की वैल्यू 6.4 आ गई तो वो आप इसमें प्लेस कर दीजिए y में, तो आपके पास y आ जाएगा। भाई हाइट इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस ना, तो ये आ गया आपके पास। और ये भी नहीं करना आपको तो तीसरा भी लॉलीपॉप तरीका बच्चों। तीसरा लॉलीपॉप तरीका क्या है, रेंज आप निकाल चुके हो कितनी है बच्चों, रेंज आप निकाल चुके हो 12.8 मीटर। रेंज 12.8 मीटर है तो नेचुरल सी बात है बच्चों, दिस वुड भी 6.4 मीटर। ये किसके बराबर होगा, दिस वुड भी 6.4 मीटर। तो बस आपको मालूम है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कब आएगी, 6.4 मीटर के बाद आएगी। अब 6.4 मीटर के बाद आएगी तो 6.4 रख दीजिए इसमें, आपका काम हो जाएगा। आपने यदि क्या कर दिया बच्चों, यहां पर x की जगह 6.4 रख दिया तो आपके पास में y आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस, मतलब हाइट आ गई। तो दिस इज अनदर वे ऑफ अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम बच्चों। ये भी इस प्रॉब्लम को हल करने का, सॉल्व करने का एक सरल तरीका होगा। एनीवेज, अब हम बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। ये अगर रेंज निकालनी हो, कम से कम आपको अगर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दे रखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है, हमें पता है, एक बात तो हम जानते हैं बच्चों कि ये जो इक्वेशन होती है पैराबोलिकल इक्वेशन होती है, और इसीलिए मैंने बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पैराबोलिकल होता है। एनीवेज, हम एक और क्वेश्चन करते हैं साहब। हमें बोल रखा है बच्चों कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को, गौर कीजिएगा, हमने किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका। अब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी u। ये वेलोसिटी u दिया आपने, थीटा एंगल पे फेंका है। आपको यहाँ पर बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक बात, वो टाइम जिसके बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो। वो टाइम बताना बच्चों जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात आपको बतानी है बच्चों, उस मूवमेंट पर वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं बच्चों, लिख लीजिएगा जोर से। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी u। डिटरमाइन द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, also determine velocity at that instant. So keep the video on pause and do it. चलिए साहब, पहले इसको आप डायग्राम की मदद से समझिए। पहले आप इसको डायग्राम की मदद से समझिए। मैं डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ। लीजिए साहब, आपने u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर फेंका है। ये लीजिए, ये रहा आपका डायरेक्शन। अभी बच्चों मैंने इसे यूं फेंका, कुछ ऐसा फेंका। कितनी वेलोसिटी दी बच्चों, मैंने उससे u वेलोसिटी दी, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर दी। अभी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी बच्चों वो ऐसी होगी, दिस इज इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ये लीजिए, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब ये लीजिए साहब। कई लोग यहाँ पर कुछ मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं कि साहब यहाँ पर वो वाला टाइम निकाल देते हैं कि साहब ये वाली यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, वो वाला मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। हो सकता है अगर आपने पॉज करके कराओ तो किसी ने ये कराओ। अब जिसने ये करा होगा वो मंद मंद मुस्कुरा रहा होगा कि अरे यार हमने गलती करी, और सर को पता भी चल गया। तो भैया सर को ऐसे पता चल गया कि सर अभी ताज़ा तो पढ़ाने खड़े हुए नहीं है, सर ने काफ़ी लंबा अरसा बिताया है क्लास में और तमाम तरह की गलतियां देखी, उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है कि स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। तो आता है किसी किसी के दिमाग में कि अरे यार अपन ये देखें कि परपेंडिकुलर कब हो जाएगी, तो मतलब ऐसी कब हो जाएगी। तो बच्चों क्या हो रहा है इस केस में, देखिए हम एक बात समझें। इनिशियल वेलोसिटी आपने u दी थी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, कितने टाइम के बाद में वेलोसिटी, भाई किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट वी नो दैट। तो बच्चों मुझे यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर जाकर अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो इनिशियल वेलोसिटी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं आप लोग। भाई ये वेलोसिटी थी और यहाँ जाकर वेलोसिटी, भाई आप हर मूवमेंट पर अगर देखें तो हर मूवमेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। भाई इनिशियल वेलोसिटी ऐसी दी थी, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी है, 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 यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी है। ये लीजिए साहब, अलग अलग मूवमेंट पर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है डायरेक्शन।
अब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, किस मूवमेंट पर वेलोसिटी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, तो सॉरी, किस मूवमेंट पर वेलोसिटी बच्चों इसके परपेंडिकुलर होगी, तो वो हमको निकालनी है। तो सॉरी भैया, सॉरी गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा। अब ये तो नेचुरल सी बात है बच्चों, इसको तो रोका नहीं जा सकता। हाँ जी साहब, ये आपसे वेलोसिटी भी पूछी है और कितने टाइम के बाद होगी। तो अगर अभी तक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, आप पॉज करके नहीं कर पाए, तो अब तो कोशिश कीजिए। अब तो मैंने डायग्राम से भी उसको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। तो कैसे होगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें बच्चों, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी बात। पहले तो जब भी कभी फिजिक्स में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बने ना परपेंडिकुलर वाला, कि साहब परपेंडिकुलर हो जाए या प्रूव करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक बिल्कुल स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ नियम बताता हूँ आपको, बहुत सरल सी बात। जब भी कभी ऐसा परपेंडिकुलर वाली बात आ जाए बच्चों, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है आप उसको वेक्टर फॉर्म में काम कीजिए। करने को तो मैं स्केलर फॉर्म में भी कर सकता हूँ, पर वेक्टर फॉर्म में करना बहुत सुखी रहेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन बच्चों जीरो होता है, दैट यू मस्ट बी नोइंग। तो देखिए अभी आप इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे कैप। भाई इनिशियल वेलोसिटी जो होगी दैट वुड बी यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा इंटू आई कैप, और यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा इंटू जे कैप। भाई यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, कुछ ऐसी पिक्चर हमारे पास में आ गई। अब बच्चों हम बारी आती है वाई एक्स, अब तो हम इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर वेलोसिटी निकालें। तो इस मूवमेंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इस मूवमेंट पर वेलोसिटी होगी बच्चों वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। भाई यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो होगी कितनी बच्चों, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये कुछ कहानी रहेगी। अच्छा अब वी एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों, वी एक्स की वैल्यू होगी यू कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन इम्पार्ट नहीं होता, और अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन इम्पार्ट नहीं होता तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, जितनी शुरू में थी पूरे मोशन में वैसी रहेगी। और रही बात वी वाई की बच्चों, तो वो रहेगा यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी इंटू जे कैप। भाई वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा आई कैप, वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी जे कैप। याद आएगी बच्चों, ये हमने देखी है लेक्चर के दौरान, हमने देखा है बच्चों कि ये होता है। इवन वेक्टर फॉर्म में भी कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी देखा है। अब आप देखिए ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। अब अगर ये गिवन है बच्चों कि ये आपको ये मालूम है कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बच्चों, तो लाजमी है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा बच्चों वो जीरो होगा। ये बिल्कुल कंट्रास्ट बात है, हम लोग देख चुके हैं वेक्टर्स में, अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो u की वैल्यू कितनी बच्चों, u की वैल्यू यदि आप देखें तो वो है u cos थीटा इंटू आई कैप और u साइन थीटा। इसमें से एक काम करिए, चलिए हम इतना सम लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसा लिखें, इसमें से u कॉमन निकाल देते हैं। u कॉमन निकाल देते तो थोड़ा सा छोटा काम हो जाएगा हमारे लिए। तो हम लोगों ने ये u को कॉमन निकाल दिया, ये हो गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये लीजिए साहब, ये u कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। एक मिनट ब्रैकेट मैंने गलत जगह क्लोज कर दी थी, ये लीजिए। ये तो हो गया बच्चों u, और u y की बात, जहाँ तक v की बात बारी है बच्चों, तो v क्या होगा, v होगा यहाँ पर u cos थीटा इंटू आई कैप और साथ में u साइन थीटा माइनस g इंटू टी इंटू जे कैप, ये कुछ होगा। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन बच्चों जो होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ये आपके पास में u है, ये आपके पास में v है।
अभी जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, तो चलिए देखिए, u तो एक कांस्टेंट है, दोनों u तो बाहर आ गया। अब बच्चों जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, तो हम लोग रिसेंटली देखे हैं वेक्टर में कि जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो i से j का j से, तो cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों cos का थीटा, cos थीटा का cos थीटा में, और sin थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये sin थीटा, ये u sin थीटा माइनस g इंटू टी इज इक्वल टू कितना बच्चों, इज इक्वल टू आएगा कितना, 0। हमने जब इनका मल्टीप्लाई करा तो ये पहली बात तो ये u तो भाई इस वाली ब्रैकेट में से तो u कॉमन आ रहा है, गौर कीजिएगा, इस वाली ब्रैकेट में से u कॉमन आ रहा है, लेकिन इस वाली ब्रैकेट में से u कॉमन नहीं आ रहा। हो सकता है किसी लोगों को ये वाली ब्रैकेट में से भी u कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे दे। एक्चुअली यहाँ पर u था, यहाँ पर u था, मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पर u था, मैं निकाल दूंगा, यहाँ पर u मैं निकाल दूंगा, लेकिन इस माइनस GT में नहीं आया, और उस कारण से मेरे लिए तकलीफ पैदा हो गई। या तो फिर मैं एक काम करूँ कि इस पूरे में से u कॉमन निकालूँ, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ फिर GT बाई u करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ u नहीं है, तो मुझे GT बाई u करना पड़ेगा। तो मैं वो सारे लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता, मैंने केवल पहली वाली ब्रैकेट में से निकाला, दूसरी वाली ब्रैकेट में से नहीं निकाला। अब i का i से, j का j से, अब क्या होगा बच्चों, अभी देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये लीजिए साहब, और ये sin थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा साहब, और भाई ये पहले तो एक सेकंड हमने थोड़ी सी गलती करी यहाँ पर भी। क्या गलती करी है बच्चों, यहाँ पर जब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा था तो cos थीटा का u cos थीटा में मल्टीप्लाई करने पर u cos स्क्वायर थीटा आएगा, है ना भाई। हम क्या कर रहे हैं, हम ये cos थीटा इंटू u cos थीटा, तो u cos स्क्वायर थीटा और फिर sin थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में u जो था ये वाला बच्चों ये कॉमन था, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है। चलिए ये u हो गया बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा, दिस इज u cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज sin थीटा इंटू u sin थीटा वुड बिकम u sin स्क्वायर थीटा। बच्चों ये u cos स्क्वायर थीटा, ये u sin थीटा इंटू साइन थीटा, u sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा बच्चों, दिस इज g sin थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू में कितना साहब, 0। भाई ये हो गया sin थीटा इंटू u sin थीटा इंटू GT, ये आ गया। अब बच्चों हम एक काम करें, हम एक काम करते हैं, देखिए इससे क्या होगा बच्चों, इन दोनों में से u कॉमन निकाल दीजिए, इन दोनों में से u कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस g इंटू टी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से u कॉमन निकाला, कुछ ये आ गया, g इंटू टी इंटू साइन थीटा, कुछ ये आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये हो गया u, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। और ये माइनस वाले को RHS पे ले जाइए, माइनस वाले को RHS पे ले जाइए बच्चों, तो ये हो जाएगा g इंटू टी इंटू साइन थीटा। भाई ये u कॉमन निकाल दिया, कुछ ये आ गया, और g इंटू टी इंटू साइन थीटा RHS पे चला गया, और इससे बच्चों यदि आपने t की वैल्यू निकाली तो t की वैल्यू आएगी बच्चों u अपॉन g साइन थीटा। भाई ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है 1, और ये माइनस GT साइन थीटा RHS पे जाकर ये हो गया। सो दिस इज द टाइम आफ्टर विच दिस इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटीज डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये वो टाइम है बच्चों जिसके बाद में ये वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये वो वाला टाइम है बच्चों जिसके बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाएगी। भाई हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली, इनिशियल वही वो होगी UXI प्लस UYJ। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी कभी परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन बनता है ना कि भैया ये परपेंडिकुलर हैं या परपेंडिकुलर प्रूव कीजिए वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा काम रहेगा आप दोनों को, आप जो है भैया वेक्टर फॉर्म में काम करें, और जिन दो क्वांटिटी के बारे में बोला ना कि ये परपेंडिकुलर प्रूव करो या गिवन हो, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो एंड वो 0 होगा। बस इतना सा आपने काम करना बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में टाइम आ जाएगा। तो दिस इज द टाइम बच्चों आफ्टर विच वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। एक तो ये बात बच्चों,
और दूसरी बात हमारे पास में यहाँ पर क्या है बच्चों, दूसरी बात हमारे पास में है ये कि हमें ये भी निकालना है कि इस टाइम के बाद वेलोसिटी की वैल्यू होगी क्या, ये भी कैलकुलेट करना ना। वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करना, टाइम भी कैलकुलेट करना था। टाइम तो हो गया, अब वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी है u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी, और t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करी, दैट इज u अपॉन जी साइन थीटा। t की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो वो g अपॉन जी, t की वैल्यू कितनी बच्चों, u अपॉन यस जी साइन थीटा इंटू जे कैप। भाई आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते थे तो वो हो गई कितनी, आपने यहाँ पर टी की जगह वैल्यू, टी की जगह प्लेस करनी है वैल्यू, ये कर दिया आपने। अभी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब इन तीनों में से बच्चों यू कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से मैं यू कॉमन अगर निकाल भी लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा, और क्या साथ में बच्चों, ये cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू क्या बच्चों, जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और ये जो वेलोसिटी आई है बच्चों, ये वेलोसिटी मैंने वेक्टर फॉर्म में निकाली है। आई हैव कैलकुलेटेड दिस वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर चुका हूं बच्चों, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट्स मैग्नीट्यूड, देन हाउ आई विल फाइंड आउट बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, देखिए इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करेंगे। और ये जो u है बच्चों, ये तो जैसा बाहर था वैसा का वैसे ही रखा, जैसा ये बाहर था वैसा का वैसा रखा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ बच्चों तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा, और उस पूरे का बच्चों स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, फिर आपने इसका स्क्वायर किया। अब जब दोनों का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, चलिए हम देखें। तो v इक्वल्स टू यू, तो वो तो रूट के बाहर था ही था, और यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लग रहा है भाई। ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं बच्चों होता है a स्क्वायर। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ट्वाइस a इंटू बी मतलब, तो ये लीजिए साहब, सिंपल मैथमेटिक्स लग रहा है। आपने इसका स्क्वायर किया एज इट इज, इसका स्क्वायर किया a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। अभी साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, सो दैट v की वैल्यू आएगी u, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। और साथ में 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा बच्चों cosec स्क्वायर थीटा होगा। ये लीजिए, ये क्या होगा बच्चों, दिस वुड बी cosec स्क्वायर थीटा, दिस इज cosec स्क्वायर थीटा -2, ये कुछ हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना बच्चों, 1/cosec स्क्वायर थीटा, और फिर ये 1 में से 2 जाएंगे बच्चों तो -1 बचेगा, और cosec स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू, cosec स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होती है बच्चों cot स्क्वायर थीटा, और रूट निकाल देंगे तो वो आ जाएगा बच्चों cot थीटा। होप मैंने सारे कैलकुलेशन सही करे हैं। अगर गलत कर दूं बच्चों तो फिर वही घिसी पिटी सी बात करूंगा कि उस केस में आप थोड़ा सा मेरे को जरा माफ़ कर दीजिएगा बच्चों। देखो टाइम टी के बाद वेलोसिटी निकालनी थी, ये तो एज इट इज़ रहा, टाइम टी अपन ने निकाल दिया, हमने टाइम टी को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। u तीनों में से कॉमन आ गया, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा जे कैप, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐसे सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर -2, और क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो चुका था तो आपके पास में आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों तो कॉट थीटा आ जाएगा। सो आप चाहें तो भविष्य में इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर एंगल थीटा पर आपने फेंका तो कितने टाइम के बाद वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी।
तो वो ये हो गया, और उस समय वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो ये हो गया। इस तरीके से है कर सकते हैं बच्चों। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। और देखिए, हमें बोला है बच्चों कि किसी प्रोजेक्टाइल को हमने इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, हमने किसी प्रोजेक्टाइल को बच्चों इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ए आई प्लस बी जे, ये वेलोसिटी दी है आपने। किसी प्रोजेक्टाइल को बच्चों कितनी वेलोसिटी से फेंका आपने, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब आप एक काम करें, यहां पर बच्चों आप 4-5 चीजें निकालें। क्या निकालेंगे, एक तो आप निकालिए थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक निकालें आप रेंज, एक निकालें आप बच्चों उसकी मैक्सिमम हाइट, और एक आप निकालें बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चारों बातें आपको निकालनी है। वीडियो को थोड़ी देर विश्राम देंगे एज यूजुअल, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई एक प्रोजेक्टाइल को आपने ये इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा है ये चारों क्वांटिटीज, और जैसा मैंने कहा बच्चों कि अभी तक भी अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं करा हो तो आपको ये करना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर u वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी है क्या बच्चों, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, नेचुरली ये क्या होगा, इसे अगर आप देखें तो वेलोसिटी एट एनी मोमेंट कैन बी रिटन एज एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। भाई किसी भी मोमेंट पर अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं तो वो होगी एक्स मोमेंट जो उसका आपके पास में एक्स कंपोनेंट है आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, यही कुछ थ्योरी होगी। तो ये मैंने रखा बच्चों यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। अब अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो यू एक्स की वैल्यू है बच्चों ए, और यू वाई की वैल्यू है बी। यू एक्स की वैल्यू है बच्चों ए और यू वाई की वैल्यू है बी। ये तो एक बात है बच्चों। अब इस तरीके से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, अंडर द रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। देखिए एज सच हमको दिया नहीं है कि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, बट फिर भी हम निकाल रहे हैं। तो वो क्या होगा बच्चों, अंडर द रूट ऑफ दिस स्क्वायर। सो आई वुड से दिस इज अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ये आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको क्या पूछा है बच्चों, आपसे पूछा है एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कितने एंगल पर आपने उसको फेंका था। ये देखिए एट व्हाट एंगल इट हैज बीन प्रोजेक्टेड। तो देखिए तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, tan थीटा की वैल्यू होगी यू वाई अपॉन यू एक्स। भाई किसी भी मूवमेंट पर एंगल निकालना होता है तो वो वी वाई अपॉन वी एक्स होता है। सपोज कीजिए किसी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल फाई बना रहा है तो वो वी वाई अपॉन वी एक्स होगा। अब चूंकि बिल्कुल बिगिनिंग की बात हो रही है इसलिए यू वाई अपॉन यू एक्स होगा, और यू वाई की वैल्यू होगी बी और यू एक्स की वैल्यू होगी ए। यू वाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बी, और यू एक्स की वैल्यू होगी ए। तो इस तरीके से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों बी बाय, tan थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी बच्चों, b बाय ए आ जाएगी। तो ये आपके पास में tan थीटा आ गया। मतलब इनिशियल वो आपसे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था वो आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों tan इनवर्स b बाय, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स b बाय। हम फिर वही घिसी पिटी सी बात करें कि अगर मैंने यहाँ तो tan थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u एंड a एंड b, थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स निकाली है। अगर मैं ऐसा ना करते हुए अगर मैं इससे बच्चों cos थीटा के टर्म्स में निकालना चाहूँ या sin थीटा के टर्म्स में निकालना चाहूँ तो क्या होगा भाई, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा जो होता है बच्चों दैट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों, इसका हाइपोटेनियस होगा रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों साइन थीटा आएगा b अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन थीटा आया। और cos थीटा क्या आएगा बच्चों, cos थीटा आएगा a अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई यदि मैंने यहाँ पर साइन थीटा निकाला तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा आएगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में साइन थीटा और कॉस थीटा आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, हमने बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है।
अब मैं थीटा को अगर लिखना चाहूँ बच्चों तो थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ tan इनवर्स के टर्म्स में, वो है tan इनवर्स b बाय, या इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स तो वो है बच्चों साइन इनवर्स b अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स बच्चों इट वुड बी कॉस इनवर्स a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये सब आपके पास में बच्चों थीटा की वैल्यूज आ गई, ये थीटा की वैल्यूज आ गई। अब थीटा की वैल्यू निकाल देने के बाद में आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारे पास में फार्मूला जो है वो है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये लीजिए। और यहाँ पर ये 2 और u स्क्वायर का जहाँ तक सवाल है बच्चों तो u कितना है, u है बच्चों रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ये लीजिए भाई u की वैल्यू है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जहाँ तक साइन थीटा का सवाल है बच्चों तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर। कॉस थीटा है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर, ये लीजिए भाई साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और फिर अपॉन में क्या बच्चों जी। ओ स्क्वायर कहाँ, जरूरत नहीं है स्क्वायर, मैं अननेसेसरी कर रहा हूँ। आपने ध्यान दिया होगा, कंफ्यूज भी होगा कि ये क्या हो रहा है, तो भैया वो गलत हो रहा था जो भी हो रहा था। 2 u की वैल्यू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू दिस, कॉस थीटा की वैल्यू दिस, और अपॉन में जी। अभी क्या होगा बच्चों, अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और उस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बच्चों ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल, और इस तरीके से बच्चों दिस वुड बी इक्वल्स टू 2ab अपॉन जी। आपके पास में ये रेंज आ गई, ये आपके पास में रेंज आ गई। भाई रेंज को कैलकुलेट करना था तो मैं फिर से समझाई दे रहा हूँ, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, u की वैल्यू ये थी बच्चों, स्क्वायर कर देंगे ये आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू रखी, सॉल्व करेंगे बच्चों ये रेंज आ गई। अब रेंज आ जाने के बाद में बच्चों अगली बात जो आती है वो आती है हाइट की। तो हाइट के लिए क्या होगा, हाइट के लिए फार्मूला जो है हमारे पास में वो है बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वो होगा बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो ये u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है, मैं एक सेकेंड इसको पहले मैं u की वैल्यू रखूँ बच्चों, तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, u की वैल्यू है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, और स्क्वायर कर देने से वो रूट हट गया। और साइन थीटा का जहाँ तक सवाल है बच्चों तो वो साइन थीटा है b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर उस पूरे का बच्चों स्क्वायर और अपॉन में g, उस पूरे का स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में g नहीं आएगा, केवल 2g आएगा, 2g आएगा। u की वैल्यू थी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर क्या साइन थीटा की वैल्यू b अपॉन दिस, स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो ये रूट का स्क्वायर इससे कैंसिल होकर ये कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आपके पास में हाइट आ गई, ये लीजिए ये आपके पास में हाइट आ गई, ये रेंज आ गई बच्चों। अब बारी आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है साहब 2u साइन थीटा अपॉन जी। जो टाइम ऑफ फ्लाइट आती है बच्चों वो 2u साइन थीटा अपॉन जी आती है, और 2 तो 2 है चलिए साहब, और u की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है साहब, और साइन थीटा की वैल्यू बच्चों b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है साहब, और अपॉन में बच्चों g है साहब। क्या हुआ बच्चों यहाँ पर देखिए, ये तो 2 हो गया, और u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन थीटा की वैल्यू है बच्चों b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में g, और ये दोनों कैंसल हो गए। सो दिस वुड बी कितना बच्चों 2b अपॉन जी, ये आपके पास में बच्चों 2b अपॉन जी आ जाएगा। तो ये जो है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमारे पास में आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई बच्चों। तो अभी ये क्वेश्चन हमने वैसा ही करा बच्चों जैसा थोड़ी देर पहले किया था आपसे, बस उस केस में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दे रखी थी, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी कि साहब बॉडी को आपने इनिशियल वेलोसिटी इतनी दी, आपसे पूछा है टाइम ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो भाई
आप इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, उससे कंपेयर करेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि आगे चल के हमको वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी और हमें थीटा निकालना था। तो टेन थीटा होता है बच्चों कितना, टेन फाई होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। अब इनिशियली जो एंगल होता है बच्चों उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो होगा वी यू वाई अपॉन यू एक्स। उस बेसिस पर थीटा आ गया, टेन इनवर्स में आपने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में चेंज करा और फिर सारी कहानी वैसी ही करी जैसी कि थोड़ी देर पहले हमने करी थी बच्चों। अब मैं इस क्वेश्चन को एक थोड़े सरल तरीके से बताता हूँ, गौर कीजिए। आपको ये सब कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों। सिंपल सा काम, बस इतना सा आप जो आपके सामने जो लिखा है इतना सा आपको काम करना है, आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए भाई हमने क्या करा, हमने रेंज निकालनी है। तो रेंज का फार्मूला जो है बच्चों वो क्या है, रेंज का फार्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। रेंज का फार्मूला यही होता है भैया, रेंज का फार्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन जी। अब मैं इससे कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ बच्चों, इससे मैं 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी लिख सकता हूँ। भाई जो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा है, जो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा है उसे यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा नहीं लिखा जा सकता, हरगिज लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई आपने उसको ब्रेक कर दिया, यू स्क्वायर को यू इंटू यू कर दिया। अब जरा देखिए ये तो है 2 और ये यू साइन थीटा जो है बच्चों, इस यू साइन थीटा को अगर मैं यू वाई लिखूं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए। भाई यू साइन थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, यू साइन थीटा इज यू वाई। इसी तरीके से यू कॉस थीटा बच्चों होगा यू एक्स, यू साइन थीटा की वैल्यू यू वाई, यू कॉस थीटा की वैल्यू यू एक्स अपॉन जी, ये होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पास में रेंज का एक फार्मूला है 2ux यू वाई अपॉन जी, इसे भी आप याद रखें, बेहतर होगा। कई बार आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बच्चों ये बहुत मदद देगा। सीधा सीधा 2ux यू वाई अपॉन जी, ये लीजिए साहब, ये रेंज आ गई आपके पास। सो रेंज का फार्मूला आपके पास में ये, बट इन द फ्यूचर यू कैन आल्सो रिमेंबर दिस फार्मूला because ux which is equals to u cos theta is the initial velocity along x-axis, this is the initial velocity along y-axis। अब बारी आती है बच्चों हाइट की। हाइट क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बच्चों, वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जो है ये क्या होगा बच्चों, दिस इज यू साइन थीटा, यू साइन थीटा और उसका स्क्वायर कर दीजिए और अपॉन 2g कर दीजिए। भाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं यू साइन थीटा का स्क्वायर लिख दूं, आई डोंट थिंक कि somebody हैज एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। भाई हो जाना चाहिए ये। आपने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को यू साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g लिख भी दिया तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए साहब, ऐसा लिख देंगे हम। अब ये क्या होगा बच्चों, दिस इज यू साइन थीटा और यू साइन थीटा जो होता है बच्चों वो यू वाई होता है, यू साइन थीटा यू वाई होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। सो दिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाइट, मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया आपके पास। और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगी वो होगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगी बच्चों वो होगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। और ये जो आपके पास पर लिखा है बच्चों ये u साइन थीटा, इसे uy भी लिखा जा सकता है। भाई u साइन थीटा इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये भी वैसा ही कुछ। तो अब बस अब ये वैल्यूज आप फीड करते जाइए, आपका काम होता जाएगा। जब आप इन वैल्यूज को फीड करेंगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट आंसर इन वेरी इजी वे। देखिए अभी आप यहाँ पर रेंज 2ux, अभी ux की वैल्यू सीधे सीधे कितनी दे रखी है, a दे रखी है। ux की वैल्यू सीधे सीधे a है और uy की वैल्यू b है, तो अपॉन जी ये लीजिए। भाई आपने यहाँ पर रखा ux की जगह a, uy की जगह b, ये आपके पास में आ गया। तो दिस इज रेंज, ये रेंज आ गई। और हाइट देखें तो वो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g और यू वाई की वैल्यू है b, तो ये लीजिए आपके पास में ये आ गया, ये हाइट आ गई। और रही बात बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u अपॉन जी, तो वो बच्चों 2b अपॉन जी आ गई। तो ये हमारे पास में बच्चों
पिछली वाली मेथड से रिलेटिवली आसान है, क्योंकि उसमें आपको साइन थीटा निकालना पड़ा, उसमें आपको कॉस थीटा भी निकालना पड़ा। इस मेथड से आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये रिलेटिवली बच्चों थोड़ी सी सरल मेथड है, थोड़ी सी आसान मेथड है। हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, हमसे बोला है बच्चों एक प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है 10 किलोमीटर। किसी हॉरिजॉन्टल रेंज, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी बच्चों? 10 किलोमीटर। अब अगर मैं उतनी ही वेलोसिटी से बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकूं, उतनी ही वेलोसिटी से बॉडी को बच्चों वर्टिकली ऊपर फेंकूं, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की जा सकती है? क्वेश्चन समझिएगा बच्चों, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है कितनी बच्चों? 10 किलोमीटर। उसी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? वीडियो को पॉज करके करिए। देखिए, अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, पहली बात तो वो 45 डिग्री के एंगल पर आती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है बच्चों यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है। अब अगर जितनी वेलोसिटी से आपने उसको ऐसे फेंका था, उतनी ही वेलोसिटी से मैं अगर उसको वर्टिकली फेंकूं तो हाइट क्या आएगी भाई? हाइट आपको पता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर बच्चों u वेलोसिटी से फेंकता हूं तो जो हाइट आती है बच्चों वो u स्क्वायर अपॉन 2g आती है, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। याद आ रहा होगा बच्चों कि अगर मैंने किसी बॉडी को u वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर फेंका तो हम लोग देख चुके हैं कि वो हाइट कितनी आती है? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो और u की वैल्यू कितनी बच्चों? अब एक काम कीजिए, अभी मैं पिछले वाले से वही घिसा पिटा सा काम करूं कि मैं साहब यहाँ से g को मल्टीप्लाई करूं और उससे u निकालूं, बट अ लेंथी टास्क, थोड़ा सा लंबा काम है भाई। आपने मैक्सिमम रेंज का फार्मूला तो आपके पास में ये है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके u निकालोगे, फिर वो यहाँ रखोगे। सिंपल तरीका, आप दोनों का रेशो ले लीजिए। दोनों का रेशो लेंगे बच्चों तो यू स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और जी भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और मैक्सिमम रेंज है बच्चों 10 किलोमीटर, ये है एच, और ये हो गया 1, और ये हो गया बच्चों 1/2। ये 1/2 हो गया ना यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1/2 इंटू 10 विल गिव यू 5 किलोमीटर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है बच्चों। यहाँ पर हमसे पूछी थी मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जो है उस केस में कितनी आएगी? अगर मैंने उसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका, उसी बॉडी को बच्चों हमने वर्टिकली ऊपर फेंका, तो मैक्सिमम जो हाइट आ जाएगी वो कुछ इतनी आ जाएगी। एक क्वेश्चन हम और करते हैं भैया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि किसी बॉडी को बच्चों मैंने 30√2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, गौर कीजिएगा, किसी बॉडी को मैंने 30√2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पर फेंका। कोई प्रोजेक्टाइल था मेरे पास में जिससे मैंने बच्चों 30√2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे फेंका। 10 मीटर की डिस्टेंस पर, 10 मीटर की डिस्टेंस पर बच्चों एक 15 मीटर ऊंची दीवार है। एट डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन देयर इज अ वॉल ऑफ हाइट 15 मीटर। आपको बताना है कि वो जो प्रोजेक्टाइल फेंका गया है वो प्रोजेक्टाइल इस वॉल को क्रॉस कर पाएगा या नहीं। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं बच्चों, अ बॉल is thrown with velocity 30√2 meter per second at angle 45 degree with the horizontal. Can it cross a wall of height 15 meter which is at distance 10 meter from the point of projection? वीडियो को थोड़ी देर बच्चों पॉज कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम क्या करें, यहाँ पर पहले तो आप इसका डायग्राम बनाइए। इसका डायग्राम बनाइए भैया, तो इसका डायग्राम क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। ये एक वॉल है, अभी आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका यहाँ से, कितनी डिस्टेंस पर है? 10 मीटर के डिस्टेंस पर। मैं डायग्राम को उधर बना देता हूँ, आपको और क्लियर दिखेगा। भाई यहाँ पर
पहले तो हमको इसका चित्र बनाना पड़ेगा। इसका चित्र मैं बनाता हूँ बच्चों। तो ये देखिए, ये ऐसी वॉल है। अब जब मैं यहाँ से बॉल को फेंकूंगा तो वो बॉल इस वॉल से टकराएगी, इसको ऊपर जाएगी, क्या होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, अगर आपने फेंका, अब बॉल अगर ऐसे टकरा गई तो नहीं पार कर पाएगी। बॉल अगर ऐसे टकरा गई तो नहीं पार कर पाएगी। बॉल अगर ऐसे निकल गई तो निश्चित रूप से इसको पार कर जाएगी। भाई आपके सामने एक वॉल है, मेरे सामने एक वॉल है, मैं एक बॉल को फेंक रहा हूँ, अलग अलग एंगल पर फेंक रहा हूँ, इतनी वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, नहीं अलग एंगल तो फिक्स दे रखा है कि 45 डिग्री के एंगल पर फेंका। आपसे पूछा है कि क्या बॉल वॉल को क्रॉस कर पाएगी? भाई वॉल थोड़ी सी ऊंचाई पर है। तो मैंने देखा है बच्चों कि जब हम ये कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग एक काम करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि इस केस में हाइट निकालते हैं। और हाइट का फार्मूला जो होता है बच्चों, वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। अभी u की वैल्यू कितनी बच्चों? 30√2 का स्क्वायर, और साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 है। इसको सॉल्व करके देखिए तो ये 900/45 सॉरी अपॉन 20, मतलब सॉल्व करने पर 45 आ जाएगा साहब। तो ये लीजिए, तो बोलेंगे साहब सर बॉल जो है वो मैक्सिमम 45 मीटर की हाइट तक जा सकती है। सर जो बॉल है वो मैक्सिमम 45 मीटर की हाइट तक जा सकती है, और दीवार तो सर आपकी 15 मीटर ऊंची है, तो मतलब तो उसको पार करी जाएगी। भाई क्वेश्चन हमको दिया, हमने बोला सब मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारे पास में ये है, इसको सॉल्व करेंगे। सब हाइट जो आ गई 45 मीटर आ गई। सर जब वो 45 मीटर की ऊंचाई तक बॉल जा पा रही है, जब वो बॉल को मैंने फेंका तो 45 मीटर की हाइट तक अटेंड कर पा रही है, तो लाजमी है सर 15 मीटर की दीवार को भी पार कर पाएगी। अब 15 मीटर की दीवार को भी पार कर, क्योंकि वो तो नीचे ही है ना भाई। बॉल तो आप 45 मीटर की हाइट तक पहुंचा पा रहे हो, 45 मीटर की हाइट तक पहुंचा पा रहे हो, तो 15 मीटर तो बहुत नीचे रह गया, लाजमी उसको पार कर जाएगी। पर बच्चों क्या ये प्रायोगिक रूप से सही है? जरा हम इसको जरा सोचें। देखिए, आप इस बॉल को फेंकेंगे तो ये जो वॉल है, जरूरी थोड़ी ना है कि वॉल उसी जगह पर हो जहां पर मैक्सिमम हाइट आ रही हो। भाई ये देखिए, ये जो है कुछ ऐसी सिचुएशन है क्या? जरूरी है क्या कि जिस समय जो ये वॉल है ये बिल्कुल मैक्सिमम हाइट के नीचे ही हो? भाई अगर मान लीजिए वॉल कहीं यहाँ रही तो ये बॉल टकरा जाएगी इससे। बॉल अगर वॉल कहीं यहाँ रही तो वो इससे टकरा जाएगी, वो इससे टकराएगी भैया। काहे टकराएगी? क्योंकि जो वॉल है वो 15 मीटर की हाइट पर है, और वो एक फिक्स डिस्टेंस पर है कि इतनी डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर वॉल रखी है, मैं इस पर बॉल फेंक रहा हूँ, तो हो सकता है वो उसको क्रॉस कर जाए, हो सकता है नहीं कर पाए, हो सकता है मैक्सिमम हाइट किसी ने निकाली हो और बोला हो क्रॉस कर रही है, और अभी हम जो दूसरा कैलकुलेशन करेंगे उससे भी क्रॉस हो जाए तो आंसर सही भी आ जाए आपका, मे भी। पर आंसर सही आना ही सब कुछ नहीं होता बच्चों। सब कुछ अगर कुछ होता है ईमानदारी से तो वो कॉन्सेप्ट का सही लगना होता, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सही लग जाता है तो फिर हमें एग्जाम में दिक्कत नहीं आती। कई बार हम लोग घर पर जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा आंसर कई बार सही आ जाता है, कुछ भी फंडा लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं, भगवान श्री राम का नाम लिया और चालू हो गए कि चलो भैया जो करेंगे भगवान श्री राम करेंगे, हम तो कर रहा है कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। वो एक आपको पता होगा शेर शायद से। तो बच्चों वो नहीं, यहाँ पर वो वाला फंडा मत लगाइएगा भैया कि हम सोचे कि जो होगा देखी जाएगी। हम फंडामेंटली सही रहें। आंसर गलत आएगा तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर फंडा गलत लगेगा बच्चों तो फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल होगा। वॉल क्या एग्जैक्टली इसके नीचे है? अगर एग्जैक्टली इसके नीचे तो बिल्कुल क्रॉस करेगी, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता, वॉल यहाँ पर भी हो सकती है, वॉल यहाँ पर भी हो सकती है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम यहाँ पर वॉल जो है भैया इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। 10 मीटर की डिस्टेंस पर। तो एक काम करिए, आप इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लगाइए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाइए, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना। ये लीजिए जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ठीक है बच्चों। अभी देखिए, हमने उसको x कितना दे रखा है? x दे रखा है बच्चों 10, तो ये लीजिए 10, और 10 और साथ में ये कितना बच्चों? 45 डिग्री, ये 45 डिग्री माइनस जी की वैल्यू कितनी बच्चों? 10, और x की वैल्यू भी कितनी बच्चों? 10, और u की वैल्यू कितनी बच्चों? 30√2, और उसका क्या बच्चों? स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए, ये 10 और 10 45 की वैल्यू 1 माइनस
ये हो जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में 1000, भाई 10 इंटू 10 का स्क्वायर विल बिकम 1000 और अपॉन में 2 इंटू 900 इंटू 2 और cos 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2 का स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर होगी। अभी देखिए बच्चों यहाँ पर ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अभी ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया बच्चों और यहाँ ये 2 0 इस 2 0 से भी कैंसिल हो गए, तो दिस इज 10 - 5/18। दिस इज भाई ये 9 2 18 मतलब कुल मिलाकर 5/9, सॉरी 5/9 और 5/9 की वैल्यू बच्चों मेरे ख्याल से आ रही है 0.55 मीटर, 0.55। इसको मैं अगर सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों देन आई वुड से दिस इज 4.5 मीटर, ये 4.5 मीटर। मतलब जिस मूवमेंट पर उसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जब ये जो बॉल आपको जो दे रखी बच्चों, जो बॉल आपको दे रखी है, जिस मूवमेंट पर इसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना चला है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब उसने 10 मीटर चला है, उस समय उसने वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना चला बच्चों, उसने वाई एक्सिस के अलॉन्ग चला 9.45। स्पेलिंग मिस्टेक हुई है बच्चों, ये देखिए, ये आपने बॉल को यहाँ से फेंका और 10 मीटर की डिस्टेंस पर एक वॉल थी, 10 मीटर की डिस्टेंस पर एक वॉल थी जिसकी हाइट थी 15 मीटर और जब बॉल ने बच्चों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला है 10 मीटर, जब बॉल ने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला है 10 मीटर तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसने चला है मात्र 9.45 मीटर। निश्चित रूप से बॉल को क्रॉस नहीं कर पाई, निश्चित रूप से बॉल को क्रॉस नहीं कर पाई, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वो उसके नीचे ही रह गई। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, देखिए इस बात पर डिपेंड करेगा ना, कई बार ये होता है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कई लोगों ने ये काम करा होगा, जिन्होंने करा होगा भैया फिर वही बात, अब वो मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि यार गलती पकड़ ली सर ने। भैया तो ऐसा है, ये हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं भाई, अगर वॉल बिल्कुल बीच में होती तो मैं बोलता कि हाँ सर मैं मैक्सिमम हाइट निकालूं, अदरवाइज ये डिपेंड करेगा, अगर यही वॉल थोड़ी सी दूर होती तो हो सकता है शायद उसको क्रॉस कर जाती, हो सकता है थोड़ी सी दूर होती तो उसको क्रॉस कर जाती, हो सकता है और पास में लाएंगे तो क्रॉस और भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप नेचुरल बात है, आप वॉल जितनी ऊंची होगी आपको उतने ज़्यादा एंगल पर उसे फेंकना पड़ेगा, आपको उतने ज़्यादा एंगल पर उसे फेंकना पड़ेगा या आप उसे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी देंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये हम देखें तो दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड था। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ साहब। एक प्रॉब्लम लिखिएगा कि bullets are fired from a gun with velocity u. Bullets are fired from a gun with velocity u at different angles of projection. At different angles of projection, bullets are fired from a gun with velocity u at different angles of projection in all the directions. In all the directions, what maximum area can be covered by those bullets? क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम अ गन विथ वेलोसिटी u एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इन ऑल द डायरेक्शंस, कैलकुलेट मैक्सिमम एरिया विच कुड बी कवर्ड बाय दीज बुलेट्स। देखिए ये हमारे पास में एक गन है भैया, इस गन से मैं बुलेट फायर कर रहा हूँ, इस गन से मैं बुलेट फायर कर रहा हूँ अलग अलग एंगल पर, कभी मैंने उसको हॉरिजॉन्टल फेंका ऐसे, ठीक है भैया, तो ठाएं 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 जो मर्जी आप बोलना चाहें भैया। आप बंदूक से जब गोली निकलती है तो कैसी आवाज़ होती है वो आप अपने तरफ से बोल सकते हो। तो बच्चों मैंने कभी उसको 10 डिग्री के एंगल फेंका, मैंने कभी बुलेट को 10 डिग्री के एंगल फेंका, कभी 20 पे, कभी 30 पे, कभी 60 पे, कभी 75 पे, फेंका नहीं दागा, ठीक है बच्चों। तो मैंने उसको हिट किया, तो अब मैं जब उसको हिट कर रहा हूँ तो अलग अलग एंगल पे, कभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, कभी ऊपर, कभी और ऊपर, कभी और ऊपर, कभी ऊपर भी, और ऊपर से करने के बाद नेचुरली हट जाना पड़ेगा वरना बुलेट गिर के नीचे ही आएगी अल्टीमेटली। तो बच्चों मैंने कभी उसको हॉरिजॉन्टल मारा, कभी 10 डिग्री पे, कभी 20 डिग्री पे, कभी 25 डिग्री पे, कभी 30 डिग्री पे, ऐसे डिफरेंट एंगल्स पर मैं उसको फायर कर रहा हूँ, ऐसे डिफरेंट एंगल्स पे मैं उसको फायर कर रहा हूँ, और सभी डायरेक्शन में, इन ऑल दी डायरेक्शंस। तो मैक्सिमम भाई आपको ये तो पता है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की जा सकती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर की जाएगी बच्चों, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की जाएगी 45 डिग्री के एंगल पर, और उस समय जो मैक्सिमम रेंज आएगी बच्चों वो आएगी u² अपॉन g। दिस इज मैक्सिमम रेंज,
दिस इज मैक्सिमम रेंज, ये मैक्सिमम रेंज आएगी बच्चों यू स्क्वायर अपॉन जी। अब मैं अगर इधर फायर करता हूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी, या तो उसके अंदर या इतना, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी, हर जगह पर बच्चों मैं यू स्क्वायर अपॉन जी रखूंगा मैक्सिमम भाई, हर डायरेक्शन में। मैंने 10 डिग्री का एंगल फेंका, 20 पे, 25 पे, 30 पे, इधर काम किया, फिर ऐसे इधर भी, ऐसा इधर भी, ऐसा इधर भी, ऐसा इधर भी, सब जगह करूंगा बच्चों। तो ये देखिए, अगर मैं यहां से फेंक रहा हूं तो दैट वुड बिकम अ सर्कल अराउंड इट। इसके चारों ओर क्या बन जाएगा बच्चों? एक सर्कल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर है, उतनी डिस्टेंस इधर है, उतनी डिस्टेंस इधर है, उतनी डिस्टेंस इधर है। सो दैट वुड बिकम अ सर्कल। और वो एक अगर सर्कल बन गया बच्चों जिसकी रेडियस आर है, तो जो एरिया आएगा, जो मैक्सिमम एरिया आएगा बच्चों, वो आएगा पाई इंटू आर मैक्सिमम का स्क्वायर, एंड दैट वुड बी पाई। और आर मैक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो दैट वुड बी पाई और u टू द पावर 4 जी स्क्वायर, पाई u टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास में मैक्सिमम एरिया आ जाएगा।